अध्याय 56। जब मैक पर अलग ढंग से लागू किया गया तो स्ट्रीक ऑफ रेट स्पीड ने बहुत सी चीजें बदल दी। कई टन वजनी एक भारी मशीन ने दुर्लभ जानवरों की तरह गति का व्यवहार किया। भले ही उनके इंजनों का आकार दोगुना हो गया, गति में प्रभावी वृद्धि केवल 1 दर्जन% ही हुई। अधिकांश भारी यंत्रों ने अपनी गति बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। दूसरी ओर, एक हल्की मशीन आमतौर पर गति के लिए रहती है। जब डिजाइनर अतिरिक्त हथियारों और कवच के लिए गति के छोटे छोटे टुकड़ों का व्यापार करते हैं तो अक्सर वे दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वे अक्सर इस व्यायाम को सबसे अधिक कष्टदायक मानते थे, जो किसी के दांत उखाड़ने के समान होता है। वेस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे जबड़े में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसने उन हिस्सों को मजबूती से काट दिया था जो पहले स्थान पर ऑक्टागन को मजबूत बनाते थे। उसने कवच के अन्य हिस्सों को पतला करते हुए इधर उधर से सावधानीपूर्वक हटा दिए। 5 दिन बीतने तक वेस को एक मशीन खून से लथपथ दिखी जो सामान्य से लगभग 30% पतली दिखाई दे रही थी। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। मैंने व्यावहारिक रूप से इस अष्टकोण की हड्डी तक काट दी है। अब मैं इसे शायद ही मीडियम में कह सकता हूँ। नए संस्करण के कवच को काफी नुकसान हुआ, हालांकि बदले में इसे गति और चपलता में उदार बढ़ावा मिला, लेकिन यह एक अग्रणी इकाई नहीं रह गई। इसमें नियमित फ्रंट लाइन मेज के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहनशक्ति और कवच दोनों का अभाव था। मिस्ट प्रॉलर से अपनाई गई कवच योजना के बारे में एकमात्र चीज जो उन्होंने जोड़ों और फिटिंग के आसपास फ्लेक्सी प्लेट को शामिल करने के लिए छोड़ी थी। लचीले कवच का वजन अपेक्षाकृत कम था और अधिकांश आकस्मिक क्षति से बचने के लिए जोड़ों को केवल मुट्ठी भर कवच की आवश्यकता होती थी। हालांकि यह सीधे विस्फोट से नहीं बचेगा, यह कुछ न होने से बेहतर था। अब बूस्टर के लिए, जैसा कि वेस चाहता था कि उसका हल्का मेक शिकारी एक विशाल डैश में अपने शिकार की दूरी को कम कर दे, उसने कम के बजाय 6 बूस्टर का उपयोग करने का विकल्प चुना। हालांकि इसने बहुत अधिक ईंधन की खपत की, लेकिन सबसे हल्के हथियारों से लैस वाहनों को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट की पकड़ में थे। बूस्टर का सटीक स्थान थोड़ा पेचीदा था। चूंकि मेच ने मानव के दौड़ने के रूप का अनुकरण किया, इसलिए उन्होंने विभिन्न गतिविधियां करते समय अपनी पीठ के संरेखण को अलग अलग किया। जबकि पीठ को सीधा रखना सरल दौड़ में आगे बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका था, अधिकांश मेक्स को अक्सर दुश्मन की आग के नीचे चलना पड़ता था। आगे झुकने और अपना सिर नीचे रखने की मानवीय प्रवृत्ति एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन यह अच्छे बूस्टर प्रबंधन के रास्ते में भी खड़ी थी। हालांकि नोजल सीमित गति सीमा के साथ आए थे, वे केवल इतना ही काम कर सकते थे। वेस का इरादा अपने 6 बूस्टर को पीछे की ओर एक साधारण आयताकार पैटर्न में एम्बेड करना था। हालांकि वह अधिक जटिल आकृतियों का उपयोग कर सकता था, जैसे कि मध्य बूस्टर के साथ पेंटागन या बिना बूस्टर के षट्भुज, लेकिन क्षतिग्रस्त होने पर ऐसे डिजाइन खराब प्रदर्शन करते थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के चारों ओर बूस्टर की नियुक्ति को थोड़ा नीचे की ओर शिफ्ट किया। जब बूस्टर पूरी ताकत से जलते थे तो इस सूक्ष्म प्रभाव के कारण मशीन थोड़ी ऊपर की ओर झुक जाती थी। वेस का उद्देश्य ऐसे प्रभाव को प्राप्त करना था ताकि मेक हल्के कदमों के साथ आगे बढ़ सके, जिससे आसमान इलाके पर जाना आसान हो सके। यदि वह विपरीत दिशा में गया और बूस्टर को मशीन को नीचे की ओर धकेलने की अनुमति दी, तो उन्होंने इसे बहुत बेहतर पकड़ दी। इसने कम गति और फ्रेम पर बढ़ते तनाव की कीमत पर मशीन को तेज मोड़ लेने दिया। हालांकि दिशा पर बेहतर नियंत्रण अच्छा है, लेकिन अगर मेरी मशीन बहुत अधिक गति खो देती है तो यह इसके लायक नहीं है। चूंकि प्राथमिकता बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी को जितनी जल्दी हो सके बंद करना है, तो सीधी रेखा त्वरण के लिए जाना बेहतर है। संक्षेप में,
वेस ने अपने संस्करण को एक रॉकेट में बदल दिया, एक जो वास्तव में कुछ हद तक सीधी रेखा में उड़ान भरने के लिए अच्छा था और कुछ नहीं। उन्होंने सोचा कि यदि लक्ष्य अचानक चकमा खा जाए तो अंतिम दूसरे मोड़ लेने के लिए मशीन में पर्याप्त पकड़ होनी चाहिए। एक बार जब उसने बूस्टर पर काम करना समाप्त कर लिया तो वह एक कदम पीछे हट गया और अपने लाइट मेकर को देखने लगा। हालांकि इसे मोटे तौर पर कल्पना के अनुसार कार्य करना चाहिए, वेस सोचा कि इसमें एक निश्चित शक्ति का अभाव है। ऑक्टागन का डिफॉल्ट भाला थोड़ा पतला दिखता है। भाला अवसरवादी छुरा घूमने के लिए था जब अष्टकोण एक तरफ से दूसरी तरफ बेतहाशा घूमता था। प्रवेश की सुविधा के लिए भाले का आकार जितना संभव हो उतना मोटा और नुकीला था। कुल मिलाकर यह एक बड़े आकार की टूथपिक जैसा लग रहा था। इतना पतला डिजाइन उनके मौजूदा डिजाइन के साथ फिट नहीं बैठता था। यदि उसकी मशीन अपने बूस्टर लगाती है और एक हल्की मशीन को पकड़ लेती है तो उसके भाले के जोर के पीछे की अविश्वसनीय गति शुरुआती प्रहार को भेद कर आसानी से उसके हथियार पर नियंत्रण खो सकती है। न केवल भाला बहुत गहराई तक धंसा बल्कि नुकसान भी सीमित था, क्योंकि अधिकांश नुकसान प्रभाव के बिंदु से दूर फैलने के बजाय एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित था। भाले को उसके वर्तमान आकार में रहने देने से हथौड़े से प्रहार करने का एक बिल्कुल अच्छा अवसर बर्बाद हो गया। उन्होंने शाफ्ट को अधिक मजबूत और भाले की नोक को थोड़ा चौड़ा बनाने के लिए भाले के डिजाइन को संपादित किया। अब जब वेस ने इन त्वरित परिवर्तनों को लागू किया तो भाला स्थानांतरित करने में सक्षम हो गया। प्रभाव के क्षण में गतिज ऊर्जा बेहतर होती है। वेरिएंट डिजाइन अब पूरा होने के करीब है। फिर भी वेस ने सोचा कि इसमें एक निश्चित मात्रा में उपस्थिति का अभाव है। अभी यह महज एक अत्यधिक पतला मीडियम मेक जैसा दिखता था। वह अपने वेरिएंट को खराब रूप नहीं देना चाहता था। सौंदर्य शास्त्र मायने रखता था। अच्छे दिखने के कारण औसत विशिष्टताओं वाले बहुत सारे मेक प्रतिदिन बेचे गए। मैं फेस्टिव क्लाउड जेनरेटर को भी शामिल करना भूल गया। वेस को क्लाउड जेनरेटर का प्रभाव वास्तव में पसंद आया। इससे न केवल थोड़ा आकर्षण बढ़ा बल्कि इसने उनके गृह के लिए एक बेज के रूप में भी काम किया। क्लाउडी कर्टेन के अन्य पायलटों को तुरंत पहचान लेना चाहिए कि उसने क्या किया है और उम्मीद है कि परिणाम स्वरूप वे उसके वर्चुअल मैच को खरीदने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। उनके विचार में उनके पास अपना क्लाउड जेनरेटर रखने के दो विकल्प थे। उनके संस्करण की सबसे विशिष्ट विशेषता इसके बूस्टर और इसका भाला था। अगर मैं क्लाउड जेनरेटर को पीछे रख दूं तो यह थोड़ा उबाऊ हो जाएगा। यह पीछे की ओर भी अनावश्यक ध्यान खींचता है। आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूं वह एक मनोवैज्ञानिक सुझाव देना है कि दुश्मनों को इसकी पीठ पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने एक भाले में क्लाउड जेनरेटर को शामिल करने की दिलचस्प चुनौती की ओर रुख किया। वेस ने कुछ अनुमान लगाए और पाया कि यदि वे सबसे पतला क्लाउड जेनरेटर चुनता तो यह संभव था। वह भाले की सामने की अखंडता को प्रभावित किए बिना भाले के हैंडल में मुख्य जेनरेटर को शामिल कर सकता था। हालांकि यदि भाले के बट सिरे से वाष्प निकले तो भाला बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वेस ने भाले के डिजाइन को फिर से संपादित किया और भाले के पीछे से लेकर सामने तक एक छोटी और संकीर्ण रेखा खींची। यदि सुरंग शाफ्ट के बीच में बनाई गई थी तो भाले की अखंडता बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई थी। उन्होंने भाले के ठीक पीछे कई छोटे निकास जोड़े। प्राचीन भालों की एक निश्चित शैली के अनूठे रूप से प्रेरित होकर वेस ने वाष्प को चमकीले लाल रंग में रंग दिया। काले भाले और सिल्वर क्रोम में की पृष्ठभूमि में जब मशीन आगे की ओर चार्ज होती है तो लाल रंग को एक शक्तिशाली कंट्रास्ट बनाना चाहिए, एक शूरवीर की तरह। हालांकि उसके पास बहुत कम बख्तर बंद हथियार थे।
जब वेस ने कुछ सिमुलेशन में अपना मेक इनपुट किया तो उसने खुद को प्रभावित पाया। लाल रंग की उस लकीर को जोड़ने मात्र से मेक की उपस्थिति नाटकीय रूप से बढ़ गई। जब मशीन अपने अधिकतम बूस्टर के साथ आगे बढ़ती है तो यंत्र एक अजेय उल्का जैसा दिखता है। यह उस अस्थिर रॉकेट जैसी उपस्थिति की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक लुक था जो कार्यवाही पहले दिखती थी। इस भ्रम को बढ़ाने के लिए वेस ने मेक के फ्रेम को कुछ रंगीन लाल धारियों से लेपित किया। अतिरिक्त स्पर्श ने उसके नए संस्करण को बेस मॉडल से अलग कर दिया ताकि लोग इसे नियमित ऑक्टागन के साथ भ्रमित न करें। मुझे लगता है बस यही है। खैर सिस्टम, आप क्या सोचते हैं? डिजाइन मूल्यांकन। गति दानव। भिन्न नाम। O225 CS स्पीड दानव आधार मॉडल। अष्टकोण O225 मूल निर्माता। ग्लोबल स्टार कॉरपोरेशन विजन वर्गीकरण। अत्यधिक मध्यम प्रकाश अनुशंसित भूमिका। एंटी लाइट में कवच। डी वहन क्षमता। एफ सौंदर्य शास्त्र। बी धैर्य। सी एनर्जी दक्षता। सी लचीलापन। ए फायर पावर। ई अखंडता। सी मोबिलिटी। ए स्पॉटिंग। डी एक्स फैक्टर। ई डिफेंस 30% प्रदर्शन में सुधार 7% लागत दक्षता 14% कुल मिलाकर मूल्यांकन। स्पीडमैन एक वैकल्पिक पायलटिंग शैली प्रदान करता है जो पूरी तरह से इसकी अवधारणा पर खरा नहीं उतरता है। वांछित गति और प्रभाव क्षति प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रदर्शन का त्याग किया गया है। मूल डिजाइन को पूरा करने के लिए आपको 5 डिजाइन पॉइंट प्राप्त हुए हैं। आपको एक फैक्टर के अंश के साथ एक में एक डिजाइन करने के लिए 100 डिजाइन पॉइंट प्राप्त हुए हैं। बकवास। स्पीड दानव, जैसा कि उन्होंने नाम दिया था, ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितना उन्होंने सोचा था। हालांकि यह बेस मॉडल से काफी अलग था, लेकिन युद्ध के मैदान में उनके संबंधित प्रदर्शन की तुलना करने पर यह बेहतर प्रदर्शन की पेशकश नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में, गति का दानव अलग था, बेहतर नहीं। प्रदर्शन में छोटे लेकिन स्पष्ट सुधार के साथ मिस्ट्रॉलर को डिजाइन करने के बाद बेस ने सोचा कि उसने खुद को निराश कर लिया है। मैंने बहुत अधिक कवच काट दिया। अंत में मुझे एक अधिक उपयुक्त कवच प्रणाली चुननी चाहिए थी जो पतले ढंग से लगाए जाने पर बेहतर प्रदर्शन करती है। वेस अपने घटते क्रेडिट को पहले से अधिक खर्च करने से बचना चाहता था, इसलिए उसने एक और सिस्टम खरीदने से इनकार कर दिया। बूस्टर काफी खराब थे। यदि वह अपने क्रेडिट को बगीचे की नली की तरह खर्च करता रहा तो वह जल्द ही इस हद तक टूट जाएगा कि उसे कमी को पूरा करने के लिए अपने गुल्लक से कुछ नकदी निकालने की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि एक फैक्टर भी मेरे पिछले मैच की तुलना में थोड़ा कमजोर है। उससे पहले से ही महसूस हो रहा था कि यह पहलू उसके पिछले पहलू जितना अच्छा नहीं था। वेस ने स्पष्ट रूप से दुर्जेय और अद्वितीय दिखने वाले मिस्ट्रॉलर को डिजाइन करने का आनंद लिया। इसकी मॉड्यूलर कवच योजना को बनाने और अनुकूलित करने में उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा वे पूरी हो रही थीं। इसकी तुलना में स्पीड दानव हताशा में एक अभ्यास के रूप में अधिक था। उसने कई बार अपने दांत काटे वजन घटाने के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाए बिना वजन कम करने का तरीका ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। नकारात्मक भावनाओं ने उनके डिजाइन में रखे गए इरादे को प्रभावित किया होगा। कुल मिलाकर बेस ने अपने नवीनतम डिजाइन से एक सबक सीखा। यदि वह बहुत सारी डीपी अर्जित करना चाहता है तो उसे जितना चबा सकता है उससे अधिक नहीं काटना चाहिए। फिर भी मैंने इस अनुभव से काफी कुछ सीखा। मुझे मशीन की गति को जबरन बढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों की बेहतर समझ प्राप्त हुई है। मेक के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद इसने इतना अच्छा काम किया कि इसे चालू किया जा सके। आभासी बाजार। अपने सभी डिजाइनों की तरह
वेस ने बिना किसी नुकसान के स्पीड डेमन की कीमत यथासंभव कम रखी। चूंकि वह अपने डीपी लाभ को अधिकतम करना चाहता था, इसलिए उसने आयरन स्पिरिट में अपने मेक्स की बिक्री से कोई भी क्रेडिट बनाना छोड़ दिया। मेरा दूसरा कमीशन जल्द ही आना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि मार्सेला मुझे दूसरा ऑर्डर देने से पहले कितनी देर तक इंतजार करने की योजना बना रही है। वह केवल धैर्य रख सकता था और ग्राहकों की तलाश में अपने ब्रोकर पर भरोसा कर सकता था। अब तक उसने जो सुना, उसके अनुसार फीनिक्स क्राई ने अपने पहले वास्तविक युद्ध अभियान में खुद को अच्छी तरह से भरी कर लिया। कम से कम कैप्टन कारुथर्स ने वापस फोन नहीं किया था और उसके कान बंद नहीं किए थे। मेक तकनीकी रूप से मजबूत था। वेस द्वारा स्पीड दानव को डिजाइन किए जाने के दौरान 1 सप्ताह बीत चुका था। वेस के लिए अपने निर्धारित सुरक्षा उन्नयन प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त समय था। सांयाल एबलन सिक्योरिटी सर्विसेज के निशान वाले कई भारी हथियारों से लैस शटल फ्रेजलैंड से उनकी कार्यशाला में पहुंचे। तकनीशियन, सुरक्षा विशेषज्ञ और कई लोडिंग बॉट वाहनों से उतर गए और अपना गियर उतारना शुरू कर दिया। रोबिन ने अपने दरवाजे पर वेस का स्वागत किया। आपका साइबर रोबो पैकेज आ गया है। हमें यह सब सेट करने में लगभग 1 दिन लगेगा। क्या हमें आपके वर्कशॉप को स्कैन करने और आपके सॉफ्टवेयर में गोता लगाने की अनुमति है? यदि आप कुछ फाइलों को गोपनीय रखना चाहते हैं, तो मैं आपको बैकअप बनाने के लिए समय दे सकता हूं। मैं पहले ही ऐसा कर चुका हूं। बेझिझक मेरे कंप्यूटर अलग कर दें। जब आपका काम पूरा हो जाए तो बस उन्हें वापस एक साथ रख दें। सच तो यह है कि वेस ने अपनी सभी संवेदनशील डिजाइन फाइलें अपने मेक डिजाइनर सिस्टम में रखी थीं। हालांकि वह अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख रहा था, कम से कम उसका उस पर हर समय पूरा नियंत्रण था। वेस की निगरानी में एसएएस के विशेषज्ञ सावधानी से काम पर गए, जबकि लोडरबॉट ने सेंसर, इलेक्ट्रिक फेंसिंग और अन्य बेहतरीन गैजेट्स रखना शुरू कर दिया। मानव कर्मियों ने किसी भी नापाक डिवाइस के लिए वर्कशॉप की जांच की। हमारी टीम की रिपोर्ट है कि अब तक कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, श्री लार्किंसन। इससे उसकी पीठ से वजन हट गया। यह आश्वस्त करने वाला है। वह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। जब विशेषज्ञों ने कमरों और हॉलवे की स्कैनिंग पूरी कर ली, तो उन्होंने उसके गियर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उनका कंप्यूटर टर्मिनल, जहां वे अपना अधिकांश वर्चुअल काम करते थे, अलग कर दिया गया। कंप्यूटर विशेषज्ञ ने प्रत्येक चिप, केबल और यहां तक कि स्क्रू को भी सावधानीपूर्वक स्कैन किया। फिर उसने इसे वापस जोड़ दिया और टर्मिनल को चालू कर दिया। अपने स्वयं के विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए उन्होंने टर्मिनल के डेटा को सावधानीपूर्वक गहराई से खोजा। मैंने कुछ सुप्त कमजोरियों का पता लगाया है, विशेषज्ञ ने कहा। मैंने उन सब का ख्याल रखा है। वेस इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं था। उन्होंने अपने टर्मिनल का उपयोग केवल अनुसंधान करने और आयरन स्पिरिट के बाजार इंटरफेस तक पहुंचने के लिए किया। कोई भी हैकर जो उसके कंप्यूटर सिस्टम में घुस गया, वे केवल उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री ही पढ़ सकता था। जहां तक आयरन स्पिरिट में लॉगिन करने के लिए अपने खाते का उपयोग करने की बात है, तो गेम किसी को भी सत्यापन की दूसरी प्रक्रिया, जैसे न्यूरल पैटर्न स्कैन, के बिना लॉगिन करने की अनुमति नहीं देता था। वेस ने कंप्यूटर विशेषज्ञ को अपने काम पर छोड़ दिया और इसके बजाय मुख्य कार्य हॉल में चले गए। यहाँ ज्यादातर सुरक्षा विशेषज्ञ मौजूद थे। अपने स्वयं के डिसेंबली बोर्ड की मदद से उन्होंने 3D प्रिंटर और असेंबलर को अलग कर दिया। उन्होंने सावधानीपूर्वक प्रत्येक भाग का निरीक्षण किया और किसी भी असामान्यता को नोट किया। अब तक मानक से केवल विचलन ही उन्हें मिला है, जिससे चाक टूट फूट सकता है।
अन्य कंप्यूटर विशेषज्ञों की एक जोड़ी ने किसी भी अनियमितता के लिए सिस्टम के सॉफ्टवेयर की जांच की। सौभाग्य से उन्हें कुछ भी गंभीर नहीं मिला। उन्हें जो एकमात्र समस्याएं मिलीं, वे टूटे हुए हिस्सों की गैरमानक मरम्मत और कुछ अजीब सॉफ्टवेयर बदलाव थे, जिससे अधिक खराबी के जोखिम के साथ प्रदर्शन में वृद्धि हुई। ये संशोधन मशीनों के पिछले मालिक से छोड़े गए थे। चूंकि उन्होंने जानबूझकर जटिल मशीनों में तोड़फोड़ नहीं की, बेस ने उन्हें वैसे ही रखने का विकल्प चुना जैसे वे थे। उन्होंने उन्हें अधिकतम 1 दशक तक अपने पास रखने की ही योजना बनाई थी। अध्याय 57। अशुभ चेतावनियां। चूंकि एसएस की मिस रोबिन ने काम की निगरानी की, इसलिए उन्होंने बातचीत के लिए वेस से भी संपर्क किया। एक डिजाइनर के रूप में, आपको कब लगता है कि हम अगली पीढ़ी पर स्विच करेंगे? प्रश्न से आश्चर्यचकित वेस को अपने उत्तर पर विचार करने के लिए एक क्षण की आवश्यकता थी। यह बहुत जल्दी नहीं होगा। हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को कम से कम 10 वर्षों तक दूध पिला सकते हैं। हम मशीनी डिजाइनर अपने काम से यथासंभव अधिक मूल्य निकालने से पहले उसके मूल्य में गिरावट देखना पसंद नहीं करते हैं। मुझे यकीन है कि बड़े निर्माता इस पीढ़ी को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं। संभव। सुरक्षा सलाहकार ने सिर हिलाया। यह हमारे आंतरिक मूल्यांकन से मेल खाता है। हालांकि उन्नत राज्यों द्वारा नियोजित नई प्रौद्योगिकियां पहले ही थोड़ी लीक हो चुकी हैं। हम नहीं मानते कि मशीनी उद्योग प्रगति की राह में बहुत लंबे समय तक बाधक रह सकता है। आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप अपने सुरक्षा हार्डवेयर को अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं? निश्चित रूप से, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। चूंकि आप युवा हैं, इसलिए आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन पीढ़ीगत बदलाव से ठीक पहले मशीनी और सुरक्षा बाजार अपने सबसे व्यस्ततम स्तर पर है। वेस को यह अजीब लग रहा था। ऐसा क्यों है? नई मशीनें अभी तक नहीं आई हैं। उन चीजों पर अपना पैसा क्यों बर्बाद करें जो कुछ साल बाद आखिरी पीढ़ी में बदल जाएंगी? रोबिन के संकीर्ण चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। ओह, वे नए उपकरणों में निवेश नहीं कर रहे हैं। वे अपने मौजूदा स्टॉक को खत्म कर रहे हैं क्योंकि वे युद्ध छेड़ रहे हैं और उच्च जोखिम वाले उद्यमों में संलग्न हैं। इस पर विचार करें। आखिरी बार वेसिया साम्राज्य और ब्राइट रिपब्लिक के बीच युद्ध कब हुआ था? वह लगभग 30 वर्ष पहले की बात है। ठीक कब? ओह, 30 साल पहले। वर्तमान पीढ़ी पर स्विच करने से पहले लगभग 1 दशक था। दोनों देशों के बीच युद्ध हर तरह से क्रूर था। हालांकि दोनों पक्षों ने बड़े जनसंख्या केंद्रों के पास लड़ाई को कम करने की कोशिश की। उस युद्ध में मेक पायलटों, सहायक सैनिकों और रसद कर्मियों को सबसे अधिक हताहत होना पड़ा। युद्ध के बारे में सबसे बुरी बात यह थी कि यह दो स्थानीय प्रतिद्वंद्वियों के बीच पिछले सभी युद्धों की तरह ही अनिर्णीत रूप से समाप्त हो गया। कुछ ग्रह बदल गए और कुछ छोटे शहर मानचित्र से मिट गए। ब्राइट रिपब्लिक की हालत वेसिया साम्राज्य से थोड़ी खराब हो गई, लेकिन इसने रिपब्लिक को यह कहने से नहीं रोका कि वे विदेशी हमलावरों के खिलाफ लाइन में हैं। इंडस्ट्री में एक दोस्त के रूप में, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी आंखें खुली रखें। आसन संघर्ष शायद राज्यों के बीच युद्ध में न बदल जाए, लेकिन आपको समाचारों में उकसावे और प्रतिशोध की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में एसएस असाधारण रूप से व्यस्त रहेगा और आप भी। यदि इसकी बात आती है, तो हो सकता है कि आप स्वयं को इसमें शामिल पाएं। यह उसके सबसे बुरे सपने जैसा लग रहा था। यदि वेस को उसकी कार्यशाला से हटा दिया जाता, तो वे कोई राजस्व उत्पन्न नहीं कर पाता या डीपी अर्जित नहीं कर पाता। हालांकि उनके अनुबंधों में ऐसे कई प्रावधान थे जो उन्हें ड्राफ्ट आने पर कुछ पहलुओं को रोकने की अनुमति देते थे, फिर भी उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे।
यदि वह वर्षों बाद नए उपकरणों में निवेश करने के लिए पैसे के बिना वापस आता, तो वह अप्रचलित संपत्तियों में फंस जाता, जिसका लगभग कोई मूल्य नहीं होता। सौभाग्य से मुझे एक विशेषाधिकार प्राप्त दर्जा से सम्मानित किया गया है। सरकार को मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रोबिन ने उसे संदेह भरी दृष्टि से देखा। यह मत सोचिए कि आपको अपने पुरस्कार के साथ मुफ्त पास मिल सकता है। इसके विपरीत, नौकरशाह विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकों को और भी अधिक महत्व देते हैं। उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता वाले मिशन सौंपे जाते हैं, जो आपके लिए अच्छा या बुरा हो सकता है। आपको मिलने वाला वेतन और शर्तें उदार हैं, लेकिन आग में फंसने का जोखिम बहुत अधिक है। वेस पहले ही उन शब्दों को निगल चुका था। वह लड़ने के लिए नहीं बना था। उन्होंने बहुत पहले ही मेक पायलट बनने का अपना सपना छोड़ दिया था और पूरी तरह से नागरिक मानसिकता में ढल गए थे। उसे एक बंदूक दो और वह अपने पैर में गोली मारने के लिए उत्तरदायी होगा। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वह मुख्य लार्किंसन परिवार के संपर्क से बाहर हो गए हैं। उसने शर्त लगाई थी कि मेलिंडा और परिवार के अन्य सेवारत पायलटों को इसके बारे में पहले से ही पता था। शायद मेलिंडा ने मान लिया कि वह भी जानता है। साइयाल अबलिन के लोगों ने सुरक्षा कड़ी करने के बाद अपना सामान पैक कर लिया। वेस ने रोबिन और उसके लोगों को उत्सुकता से अलविदा कहा, क्योंकि वे अपने अधिक खाली शटलों में सवार हुए और फिर इस्लिन के लिए वापस उड़ गए। हालांकि लोगों को कुछ भी बहुत गलत नहीं लगा, लेकिन नाम कमाने के बाद भविष्य में ऐसा कभी भी हो सकता है। जिसके बारे में बोलते हुए, मार्सेला अगला ऑर्डर कब डिलीवर करेगी? अपना पहला मार्क एंटनी बेचने के बाद के कुछ हफ्तों में उसे पैसे खर्च करने में मजा आने लगा। वह चाहते थे कि पूर्व पायलट से सेल्स वुमेन बनी उनकी बिक्री के प्रबंधन में थोड़ी तेजी से काम करें। वह उसे बिना कुछ लिए 20% कमीशन देने के लिए सहमत नहीं हुआ। क्या वह पैसे भी चाहती है? उसने अपना कुम लेने और उसे व्यक्तिगत रूप से कॉल करने से इनकार कर दिया। यह उनकी ओर से विश्वास की कमी और असुरक्षा की प्रचुरता का संकेत देता है। वह एक और सप्ताह इंतजार करेगा। अब मैं क्या करूं? उनके अंतिम डिजाइन के निराशाजनक परिणाम ने उन्हें खराब मूड में डाल दिया। जैसा कि वे इसको मेक डिजाइन करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्व का एहसास हुआ, उसे अपना उत्साह वापस पाने के लिए कुछ और करने में कुछ समय बिताने की जरूरत थी। एक मेक डिजाइनर उस पहलू में एक कलाकार की तरह होता है। जब उसने लक्की को देखा तो उसे लगा कि बिल्ली अभी भी लकड़ी के लट्ठे की तरह सो रही है। यदि हम मूड में नहीं हैं, तो हम हमेशा एक ऐसा काम बनाते रहेंगे जिसका लक्ष्य चूक जाएगा। हर कोई मेक डिजाइन को एक जटिल शिल्प मानता था। हालांकि बड़े ट्रांसगैलेक्टिक निगमों ने उद्योग को एक बड़े बाजार में बदल दिया, छोटे स्वतंत्र डिजाइनरों के पास अभी भी मेक ट्रेड एसोसिएशन की मदद से प्रतिस्पर्धा करने का मौका था। एमटीए की बात करते हुए, जब मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया तो वास्तव में उन पर कभी गौर नहीं किया। शायद उनके पास मेरे और मेरी स्थिति के लिए कुछ सलाह हो। चूंकि वे इसके पास बहुत सारा खाली समय था, इसलिए उन्होंने टर्मिनल छोड़ दिया और क्लाउडी कर्टन की राजधानी ओरेनोको के लिए एक एयर कैब पकड़ ली। ग्रह के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में लगने वाले समय के कारण यात्रा कुछ घंटों तक चली। यदि वे जल्दी में था, तो वे एंट्री री एंट्री शटल पर यात्रा के लिए भुगतान कर सकता था, लेकिन यह खर्च इसके लायक नहीं था अगर इससे यात्रा का समय केवल 1 घंटा कम हो जाता। अपने पहले प्रमाणीकरण के दौरान एमटीए का दौरा करने के बाद एक रिसेप्शनिस्ट ने बिना किसी धूमधाम के उनका स्वागत किया। मिस्टर लार्किंसन, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं इस व्यवसाय में कुछ महीनों से हूँ, लेकिन मैं मशीन डिजाइन और उत्पादन से संबंधित मानदंडों और विनियमों से पूरी तरह परिचित नहीं हूँ।
क्या आप कोई ऐसी जानकारी देकर मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं जो मेरे जैसे नौसिखिया के लिए सबसे उपयोगी होगी? रिसेप्शनिस्ट ने अपने होंठ भींचे। यह हमारी शाखा के लिए बेहद असामान्य अनुरोध है। बेंथीम में सलाहकार आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहीं अधिक सुसज्जित हैं। एक क्षण रुकें, मैं अपने प्रबंधक से जांच करूंगा। थोड़े इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट वापस आ गई। प्रशासनिक निदेशक आपसे अपने कार्यालय में मिलना चाहेंगे। उन्होंने क्लाउडी कर्टेन के पहले मैच निर्माता में कुछ रुचि व्यक्त की। वे इस अनुरोध पर सहमत हुए। उन्होंने सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो खुद को निर्देशक कह सकता है और मेक उद्योग की परंपराओं के बारे में एक या दो बातें जानता हो। क्या मैं रयान बाल्डविन से दोबारा मिल रहा हूँ? नहीं। श्री बाल्डविन युद्ध संचालन के प्रभारी अधिकारी हैं। वह हमारी शाखा का सैन्य नेता है। समझ गया। रिसेप्शनिस्ट के नेतृत्व में वे लिफ्ट में दाखिल हुआ और उसमें सवार होकर कार्यालय भवन के शीर्ष तक गया। वह एक साफ सुथरे और सुंदर दिखने वाले हॉल से बाहर निकले। विशाल कमरे ने पूरी ऊपरी मंजिल को घेर लिया था और खिड़कियों और कलाकृति से परिपूर्ण था। डिजाइन की प्रत्येक बारीकियों ने विशेषाधिकार और श्रेष्ठता की बात की। सजावट पर ध्यान न दें। विशाल कार्यालय के दूसरे छोर पर लगी आलीशान कुर्सी से एक बुजुर्ग की आवाज आई। कभी कभी स्थानीय लोगों को प्रभावित करने के लिए यह लाभदायक होता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे हमारे संघ की प्रतिष्ठा से आपको आश्चर्यचकित करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि वे इस पूरी तरह से देहाती नहीं था, इसलिए उसने दमनकारी माहौल को तुरंत नजरअंदाज कर दिया। जब वे रिट्सबर्ग में पढ़ते थे तो उन्होंने बहुत बुरा देखा था। गणतंत्र की राजधानी में अभिजात्यवाद की दुर्गंध थी। वहां उनके अनुभवों की तुलना में एमटीए निदेशक का कार्यालय स्पष्ट रूप से शांत और सुस्वादु दिखाई दिया। वेस ने एकमात्र उपलब्ध कुर्सी पर सीट ले ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छोटा स्कूली बच्चा व्याख्यान देने के लिए प्रिंसिपल के सामने बुलाया गया हो। तो आप वे युवा हैं जिसने बहादुरी से क्लाउडी कर्टेन में एक मेक व्यवसाय शुरू किया। जिज्ञासु, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने अधिक विकसित ग्रह के बजाय यहाँ अपना व्यवसाय क्यों स्थापित किया? उसने गहरी सांस ली और बराबर बोला, यहाँ कर प्रोत्साहन बहुत आकर्षक है। यह मेरा घर है और मैं इस ग्रह से परिचित हूँ। बेंथाइम एक अजीब जगह है जहाँ मैंने केवल एक बार ही कदम रखा है, इसलिए मैं उनके भीड़ भरे बाजार में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं था। इसके अलावा दोनों ग्रहों के बीच शिपिंग तेज है और इसमें बहुत अधिक लागत नहीं आती है। मुझे आश्चर्य है कि अधिक व्यवसायों ने यहाँ के अनुकूल व्यावसायिक माहौल का लाभ नहीं उठाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लाउडी कर्टेन नग्न और कमजोर है। प्रशासक ने बात करते हुए आखिरकार वेस की ओर मुड़कर देखा। उनके सफेद दाढ़ी वाले चेहरे ने प्रतिष्ठित व्यक्ति को एक आधिकारिक छवि दी। उसके उच्चारण और रूप रंग से यह स्पष्ट है कि वे अधिक उन्नत मानव अवस्था से आया था। किसी ग्रह का यह डर्टबॉल जो सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकता है, वे आपराधिक भाड़े के सैनिकों का एक समूह है जो एक गंभीर समुद्री डाकू हमले को रोकने की तुलना में शराब पीकर खुद को बेहोश करने में अधिक कुशल हैं। निर्देशक की बात में दम था। गणतंत्र के सार्वजनिक बंदरगाह के रूप में मेकोर इसकी सुरक्षा को बहुत महत्व देता था। उनकी चचेरी बहन मेलिंडा प्लानिटरी गार्ड में हजारों में से सिर्फ एक थी। कोई भी उपद्रवी तूफान खड़ा नहीं कर सकता और लंबे समय तक उससे बच नहीं सकता। जहां तक क्लाउडी कर्टेन का सवाल है, शायद एक दुष्ट भाड़े का गिरोह आसानी से फ्रेसलिन का सफाया कर सकता है और अधिकारियों के सतर्क होने से पहले उसके पास भागने के लिए पर्याप्त समय होगा। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है सर। वेस ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, हालांकि वह थोड़ा अवज्ञाकारी लग रहा था। हालांकि
मैं अपना व्यवसाय आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। मेरा मेक बुटीक छोटा है। यह लूटने लायक नहीं है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुराया। आपके पास कम से कम रीढ़ की हड्डी तो है। यह अच्छा है। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में बहुत आसानी से झुक जाते हैं वे अच्छे उद्यमी नहीं बन पाते। चूंकि आप मेरे समय के लायक हैं, आप मुझे जस्टिन चैंडलर कह सकते हैं। डायरेक्टर या सर को छोड़ दीजिए। हाँ, श्री चैंडलर, वेस ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उन्हें एमटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछताछ करने का मौका मिला, जिसका उन्होंने भरपूर आनंद उठाया। मेरे पास 2 सवाल है। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं उनसे पूछ सकता हूँ? पूछ लेना। सबसे पहले, क्या आप खुले बाजार में उपलब्ध लाइसेंस से सस्ते में उत्पादन लाइसेंस प्राप्त करने का कोई तरीका जानते हैं? चैंडलर ने सिर हिलाया। तरीके तो हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो आप पर लागू हो। शॉर्टकट, कनेक्शन और अनुचित तरीकों के माध्यम से कई मेक डिजाइनरों ने अपना हाथ जमा लिया है इन लाइसेंसों पर। मेरा मानना है कि आपको स्वयं अनुदान के रूप में कुछ पुराने उत्पादन लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। 1 या 2 बार ठीक है, लेकिन अपने व्यवसाय मॉडल को इन आसान लाइसेंसों के आधार पर न रखें। एक सफल डिजाइनर को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और बाजार में स्थायी उपस्थिति हासिल करने के लिए पूरी तरह से मूल डिजाइन तैयार करना चाहिए। वेस ने सोचा। बूढ़े आदमी की बात समझ में आ गई। लेकिन घटक उत्पादन लाइसेंस के बारे में क्या? उनकी लागत अभी भी करोड़ों करोड़ों क्रेडिट की है। क्या इतना ही? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे आपके हिसाब किताब के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह राशि हासिल करना आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। आपको कड़ी मेहनत करने और लगन से इसे जारी रखने की जरूरत है। यदि आप एक अच्छे डिजाइनर हैं, तो आपकी कमाई इस बात को प्रतिबिंबित करेगी। यदि आप ऐसे बिंदु पर हैं जहां आप लाइसेंस और अपग्रेड के लिए भुगतान करने में सक्षम होने के बारे में लगातार चिंता कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। सलाह कठोर लगती है, लेकिन सच है। यदि वेस कोई यादृच्छिक मेक डिजाइनर होता, तो शायद वह डर जाता। सिस्टम के आश्वासन के साथ, वेस को पता था कि वह किसी भी दिन अपनी नौसिखिया मेक डिजाइनर स्थिति से आगे निकल जाएगा। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त थे। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने अब तक केवल एक ही बिक्री हासिल की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी बिक्री बढ़ेगी। शायद मैं कुछ अन्य वेरिएंट बनाऊंगा जिससे मेरी कमाई बढ़ेगी। जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं हैं, आपके पास सफलता प्राप्त करने के कई अवसर हैं। वेस अपने अगले प्रश्न की ओर मुड़ा। मेरे सभी संसाधन एमटीए के आंतरिक बाजार से आते हैं। मैं मशीन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए अपनी नाक से भुगतान कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरे खर्चों को कम करने के लिए कुछ आपूर्तिकर्ताओं से जुड़ने में मेरी मदद कर सकते हैं। आप अपने पैमाने पर किसी निश्चित आपूर्तिकर्ता को आकर्षित नहीं करेंगे। चांडलर ने फिर से अपना सिर हिलाया। जब तक आपके पास जबरदस्त समर्थन या उत्कृष्ट रेफरल ना हो, बेहतर शर्तों पर बातचीत करने का सपना न देखें। अपस्ट्रीम उद्योग आपके मानकों के अनुसार अकल्पनीय पैमाने पर सोचते और संचालित होते हैं। आपके जैसा एक व्यक्ति स्टार्टअप अपने बिक्री विभाग के ध्यान के लायक एक सेकंड के लायक भी नहीं है। इसलिए मेरे लिए कहीं भी अधिक अनुकूल कीमतें पाना असंभव है। यह सच नहीं है। आप क्लाउडी कर्टेन और आसपास के स्टार प्रांतों में स्थानीय उद्योगों को करीब से देख सकते हैं। यह क्षेत्र गरीब और अविकसित है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश स्थानीय खनन और प्रसंस्करण छोटे और मध्यम उद्यमों, पारिवारिक व्यवसायों और सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। आप दोनों के बीच सापेक्ष बातचीत की शक्ति बहुत कम विषम होगी। वह
यह काम कर सकता है, हालांकि मैं स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से अधिक विदेशी संसाधन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इनमें से कुछ आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क करने के लिए मैं आपको संदर्भों की एक सूची भेज सकता हूं। मुझे यकीन है कि मेरा नाम आपके लिए कुछ दरवाजे खोलेगा। निदेशक चांडलर ने उन्हें जो उपकार दिया वह पर्याप्त था। वेस ने इस भाव की बहुत सराहना की। धन्यवाद, श्री चांडलर। यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं हमेशा अपने दिमाग से सोचता रहता हूँ। आपका संदर्भ प्राप्त करने से मुझे कई नुकसानों से बचने में मदद मिलती है। दोनों ने कई अन्य छोटे विषयों पर चर्चा की। वेस और चांडलर ने युद्ध सामग्री के उत्पादन को बुरा विचार, बीमा की लागत बहुत अधिक, ऋण को स्थगित करने की मांग का मसौदा तैयार करते समय क्या करना चाहिए और किसी भी अन्य समय संवेदनशील मुद्दों जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत सार्थक रही। जबकि चांडलर ने शायद ही कभी ऐसा उत्तर दिया हो जिससे वे संतुष्ट हो, उसके मेक डिजाइनर करियर के सामने का कोहरा थोड़ा छंट गया था। कुछ प्रश्नों का सामना करने पर वह अब भ्रमित नहीं होता था। बैठक के अंत में चैंडलर ने उनके मेल पर कुछ उपयोगी पुस्तकें भेजीं। प्रासंगिक कानूनों के बारे में पढ़ने से लाभ होता है। हमेशा याद रखें कि मेक डिजाइनर ग्लैमरस खिलौनों का नहीं, बल्कि हत्या करने वाली मशीनों का आविष्कार करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं लगता है, एमटीए के हम लोग खतरनाक हथियारों के किसी भी गलत इस्तेमाल के प्रति बहुत ही कमजोर नजरिया रखते हैं। वेस उस आखिरी चेतावनी को सुनकर गश खा गया। समझा, मैं अपने भौतिक उत्पादों को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करूंगा। ओह, मुझे आपकी चिंता नहीं है। इसके बजाय, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आपके दोस्तों और सहयोगियों पर कड़ी नजर रखता। यह सलाह भविष्य में काम आएगी या नहीं, वेस को नहीं पता। उन्होंने अंतर्दृष्टिपूर्ण निदेशक को अलविदा कहा और धीरे धीरे भव्य कार्यालय छोड़ दिया। जब युवा डिजाइनर लिफ्ट में प्रवेश कर रहा था और उसे वापस ग्राउंड फ्लोर पर ले जा रहा था, तो निर्देशक ने अपनी बुद्धिमान नजरें उस पर रखीं। अध्याय 58। अपवित्रता वेस के एमटीए का दौरा करने के अगले दिन आखिरकार लकी जाग गया। बिल्ली संतुष्ट भाव से झपकती हुई दिखाई दी, मानो उसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मछली खा ली हो। वेस ने अपने पालतू जानवर को बदबूदार आंख दे दी। तो आपके पास कहने के लिए कुछ भी है? म्याऊं। बिल्ली ने प्यारा व्यवहार किया और अपने चिकने शरीर को उसके पैरों से सटा दिया। वेस ने अपनी चिड़चिड़ाहट छोड़ दी और बिल्ली को उठाकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। नुकसान को माफ करना आसान था क्योंकि शुरुआत में उसके पास बॉक्स में कभी भी अजीब सामग्री नहीं थी। उन्हें संदेह था कि उन्नत मिश्र धातु पहले स्थान पर लकी के लिए थी। क्या आपको कूड़े के डिब्बे में जाने की जरूरत महसूस होती है? अजीब बात है कि कुछ घंटों के बाद भी बिल्ली कभी शौचालय या उसके पिछवाड़े में नहीं गई। वेस ने अपनी बिल्ली को फिर से उठाया और उसके शरीर का बारीकी से निरीक्षण किया। लकी अभी भी वैसा ही दिखता था और उसका वजन भी वैसा ही था। उसे संदेह होने लगा कि क्या सचमुच कुछ बदला है। क्या बिल्ली ने सिर्फ इसलिए कीमती मिश्र धातु का ढेर खा लिया क्योंकि उसका स्वाद अच्छा था? उसने लकी को अपना सामान्य भोजन खनिज पदार्थ खिलाया और उसे बाहर जाकर खेलने दिया। वेस को अभी भी काम करना था। एमटीए से उनकी फसल में मुख्य रूप से दिशा निर्देश शामिल थे। उन्हें ज्यादा ज्ञान तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन उन्हें आगे के अध्ययन के रास्ते और साथ ही कुछ किताबें जरूर हासिल हुईं। उन्होंने अपने मेल खाते पर भेजी गई 3 इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का अवलोकन किया। तीनों पुस्तकों में मेज के उत्पादन और उपयोग से संबंधित कानूनों का परिचय शामिल था। ऐसा प्रतीत होता है कि पुस्तकें एमटीए द्वारा युवा मेक पायलटों और मेक डिजाइनरों को देने के लिए तैयार की गई थीं, इसलिए शब्द जाल का स्तर और विषयों की गहराई काफी उथली रही।
वेस के लिए कॉलेज के दिनों में प्राप्त संक्षिप्त पाठों से परे मेज के आसपास के कानूनों से परिचित होने के लिए यह किताबों का एक आदर्श सेट था। पहली पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण कानूनों के इर्द गिर्द घूमती है जो मानव अंतरिक्ष में मेज के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। इसमें लगभग 400 साल पहले मशीन के आविष्कार के ठीक बाद के इतिहास का विवरण दिया गया है और बताया गया है कि युद्ध में इस प्रगति के साथ मानव स्थान और अधिक अराजक कैसे हो गया। इस अध्याय में बताया गया मुख्य बिंदु यह था कि मेक्स ने युद्ध को आसान बना दिया है। युद्ध छेड़ने की सभी मानव राज्यों की क्षमता में काफी वृद्धि हुई क्योंकि मेक में अधिक मारक क्षमता और गतिशीलता होती है, जबकि अन्य इकाई प्रकारों जैसे कि विमानों, टैंकों और पैदल सेना की तुलना में अपेक्षाकृत कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसने छोटे राष्ट्रों को अपने बड़े पड़ोसियों के खिलाफ परेशानी खड़ी करने का मौका दिया, लेकिन इसने इन दिग्गजों को अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को आसानी से समतल करके विद्रोहियों को पूरी तरह से कुचलने की भी अनुमति दी। मानव राज्यों के बीच युद्ध तेज हो गए। मेज के आविष्कार से पहले की तुलना में 5 गुना अधिक संघर्ष हुए। इससे गरीबों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ बदलने की जरूरत थी। स्वाभाविक रूप से, चूंकि पुस्तक एमटीए द्वारा प्रकाशित की गई थी, इसने अनुमानतः इसे मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। यह कैसे हुआ, इसके बारे में शायद ही कोई स्पष्टीकरण के साथ एमटीए शक्तिशाली मेच और युद्धपोतों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया और सबसे भीषण संघर्षों को और भी खूनी मुट्ठी से दबा दिया। शीघ्र ही सभी छोटे मानव राज्य डर गए जबकि बड़े राष्ट्र संधियों पर बातचीत करने लगे। एमटीए ने खुद को मानव संघर्ष के मध्यस्थ के रूप में मजबूती से स्थापित किया। पुस्तक के शेष भाग में एमटीए द्वारा सख्ती से लागू किए गए सभी प्रमुख कानूनों का परिचय दिया गया है। आंतरिक मानव संघर्ष में स्टारशिप के उपयोग पर प्रतिबंध से लेकर परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के उन्मूलन तक बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने में सक्षम सभी हथियार एलियंस के खिलाफ बाहरी रक्षा तक ही सीमित थे। एकमात्र चीज जो वास्तव में अछूती रही वे थी मेक। वेस को यह अजीब लगा कि एमटीए ने मशीनों और इसके पीछे की तकनीक को बढ़ावा देने पर इतना ध्यान क्यों केंद्रित किया। उन्होंने न केवल युद्धों में इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया, उन्होंने लाइसेंसिंग कानूनों और प्रमाणन सेवाओं के साथ इसके पीछे उद्योग का भी समर्थन किया। एमटीए ने अकेले ही मानव सभ्यता को मेज की पूजा करने के लिए बदल दिया। किस लिए? उसने पूछा, और पूरा यकीन था कि यह सवाल पूछने वाला वे अकेला नहीं था। अंतरिक्ष यान शक्ति प्रक्षेपण के राजा बने रहे। किसी ग्रह की सतह पर हावी होने का क्या फायदा जब एक मध्यम आकार का जहाज भी ऊपर से कड़ी मेहनत से जीते गए स्थान पर बमबारी कर सकता है। युद्धपोत और उन पर सेवारत स्पेसर मानवता के असली नायक थे। इन अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण सैनिकों ने हर दिन विदेशी आक्रमण के खिलाफ मानव अंतरिक्ष की सीमाओं की रक्षा की। फिर भी शायद ही कोई दिन समाचारों में बीता हो जब इस मेक या उस मेक का उल्लेख न हुआ हो। कई मेक पायलट भीड़ से अलग होकर उभरे और यहाँ तक कि स्टार भी बन गए। जहाँ तक युद्धपोतों की बात है, वेस को ऐसे किसी व्यक्ति का एक भी नाम याद नहीं आया जिसने अंतरिक्ष यान पर सेवा की हो। यहाँ तक कि अन्य लाकिन्संस, जो खुद को एक मार्शल परिवार के रूप में गर्व करते थे, कभी भी नौसेना में शामिल नहीं हुए। आखिरकार किताब खत्म करते हुए उसने कंधे उचकाए। मुझे यकीन है कि इस सब के पीछे एक कहानी है। दूसरी पुस्तक आश्चर्यजनक रूप से ग्रेटर टेरान यूनाइटेड कन्फेडरेशन में यांत्रिक कानूनों से संबंधित है। प्रथम श्रेणी के मानव सुपरस्टेट के रूप में इसके पास असंगत मात्रा में सैन्य शक्ति थी। कागज पर यह एक अजय विशालकाय की तरह दिखता था जो सभी बाहरी हमलों को चुभन के रूप में मान सकता था।
वास्तविकता ने कई बार साबित किया है कि अपने शाश्वत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ते समय उन्हें अक्सर सफलता नहीं मिलती है। न्यूरूबार्थ साम्राज्य ने बार बार परिज्म की नाक में दम कर दिया। इस घटना की सबसे सरल व्याख्याओं ने हमेशा साम्राज्य के केंद्रीकरण बनाम परिज्म की सामंती जैसी शक्ति संरचना पर जोर दिया। वास्तविक उत्तरों में केवल शासन से अधिक कुछ शामिल था। सबसे पुराने मानव गठबंधन के रूप में परिज्म में हमेशा छोटे उपराज्यों का जमावड़ा होता था। हालांकि वे किसी बाहरी के खिलाफ एकजुट होने में कुछ हद तक सक्षम थे, आक्रामक होने के बावजूद उन्होंने अपना अधिकांश समय और ऊर्जा अपने स्थानीय प्रतिद्वंद्वियों पर काबू पाने में बिताई। एक तरह से परिज्म की सीमाओं के अंदर जो कुछ हुआ वे काफी हद तक बाहर जो हो रहा था उसका प्रतिबिंब था। टेरान परिज्म के ग्रह और तारा प्रणालियां सभी काफी पुराने थे। पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे लोग वहां रहते थे। वहां के शहर न केवल वायुमंडल के शीर्ष तक पहुंच गए बल्कि उन्होंने जमीन के अंदर भी कई जगहें खो दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी घनी आबादी वाले माहौल में कोई भी संघर्ष छिड़ जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप जीवन की विनाशकारी हानि होगी। चूंकि टेरेंस ने द्वेष आदि को निपटाने के लिए मेच के व्यापक उपयोग पर अंकुश लगाने की कोशिश की और असफल रहे, अंततः वे एक साथ आए और एक समझौता किया। आंतरिक युद्ध छेड़ने का पूरा तरीका बिना किसी रोक टोक के पूर्ण युद्ध से द्वंद्व युद्ध और सीमित गतिविधियों के अधिक सजनतापूर्ण तरीके में बदल गया। संक्षेप में, प्रत्येक तारा प्रणाली ने एक खाली ग्रह या कभी कभी चंद्रमा को प्रणाली के नियंत्रण क्षेत्र के रूप में नामित किया है। संपूर्ण ग्रह को नियंत्रित करने वाली इकाई के पास संपूर्ण तारा प्रणाली पर विशेषाधिकार था। उदाहरण के लिए, मानव जाति के जन्म स्थान पर शासन करने वाली प्राचीन इकाई ने प्लूटो नामक ग्रह की किलेबंदी की। उन्होंने पूरे परिज्म के साथ एक समझौता किया कि जब तक उनके पास इस छोटे ग्रह पर कब्जा है, वे पृथ्वी, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार और अन्य पैतृक ग्रहों पर बिना किसी विवाद के शासन करने के हकदार हैं। वे इन नियमों को निर्धारित करने वाली संधि की स्थापना के बाद से ऐसा करने में कामयाब रहे। स्वाभाविक रूप से ये सभी तथाकथित सिस्टम शासक समय की कसौटी पर खरे उतरने में कामयाब नहीं हुए। कई कमजोर पार्टियों को उनके निर्दिष्ट रक्षा गृह से बाहर कर दिया गया, जिससे उन संबंधित स्टार प्रणालियों के लिए प्रशासन में बदलाव आया। व्यवहार में आम लोगों के लिए लगभग कुछ भी नहीं बदला। युद्ध का स्वरूप सीमित हो गया और अधिकांश क्षति और पीड़ा सैन्य और कुलीन वर्गों तक ही सीमित हो गई। पढ़ने के अंत में बेस ने संरचना को ज्ञानवर्धक पाया। हालांकि टेरांस ने युद्ध को सभी मान्यता से परे कर दिया, लेकिन किसी भी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति काफी कम थी। इसने टेरेंस को अपनी अधिकांश ताकत को संरक्षित करने की अनुमति दी, जबकि स्थानीय शासकों को अपने विस्तारवादी आग्रह को बाहर निकालने के लिए कुछ आउटलेट छोड़े। यह आम लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि इसने उनकी राष्ट्रीय संस्कृति के लिए कोई अच्छा काम किया है। अन्य राज्यों के लोगों के मन में टेरेंस के बारे में यह छवि थी कि वे अमीर, आलसी और पतनशील थे। उन्होंने क्षुद्र ग्रहों के साथ गोल्फ खेलने या सूर्य से थोड़ी दूरी पर कमजोर शटल में दौड़ने जैसे मूर्खतापूर्ण अतीत के समय में बहुत सारा धन बर्बाद किया। वेस ने दूसरी पुस्तक बंद कर दी और अंतिम पुस्तक की ओर रुख किया। इसमें न्यूरूबार्थ साम्राज्य या ब्राइट रिपब्लिक के प्रमुख कानूनों पर चर्चा नहीं की गई, बल्कि इसके बजाय में डिजाइनरों को किस बात पर ध्यान देना था, इसका अधिक व्यावहारिक सारांश था। वह अंदर की अधिकांश सामग्री पहले से ही जानता था, जैसे लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी और की तकनीक को शामिल नहीं करना इत्यादि। फिर भी पुस्तक ने कुछ ऐसी बातें भी बताईं जिनके बारे में वेस को इसके अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं थी। उदाहरण के लिए, कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित कानून।
मैक डिजाइनर कुछ विशेष अधिकारों के हकदार थे जो उन्हें अपनी कार्यशालाओं में राजा बनाते थे। वे अपने कर्मियों, विशेषकर अपने यांत्रिकी तकनीशियनों पर सभी प्रकार के प्रतिबंध लगा सकते थे। मालिकाना जानकारी लीक करने के खिलाफ सख्त नियम मौजूद थे, जो एक मैक डिजाइनर के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का आधार बने। यह उस बिंदु पर आ गया जहां मैक तकनीशियनों और जूनियर मैक डिजाइनरों को अपने नियोक्ता को सावधानीपूर्वक चुनना पड़ा। एक सड़ा हुआ बॉस किसी कर्मचारी पर अपराध का आरोप लगाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना सकता है। वेस को एहसास हुआ कि जब उन्होंने एक बड़े यांत्रिकी निगम के निचले स्तर पर काम करने से इनकार कर दिया तो वे संभावित रूप से एक आपदा से बच गए। यदि वह भाग्यशाली रहा तो वे एक अधिक अनुभवी डिजाइनर के तहत सभी प्रकार की तरकीबें सीख सकता है। लेकिन अगर उसकी किस्मत खराब होती तो उसका मालिक उसके साथ गुलाम की तरह व्यवहार कर सकता था और बच सकता था। यहाँ तक कि ब्राइट रिपब्लिक में भी, जो इस बंजर सितारा क्षेत्र में सभ्यता के गढ़ के रूप में गर्व करता था, मैक तकनीशियनों को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा वे बहुत कठिन थीं। केवल मैक कोर और अधिक उदार भाड़े के कोर के तकनीशियनों को ही पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। यह सब अपने कर्मचारियों से अधिकतम मूल्य निचोड़ने के बारे में है। केवल सबसे प्रतिभाशाली और सबसे जुड़े हुए लोगों को ही पदोन्नति मिलती है, बाकियों को उसी पद पर जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है। यह उस ब्रह्मांड में वास्तविकता थी जहां बॉट्स और एआई के साथ स्वचालित उत्पादन ने अधिकांश भारी सामान उठाने का ख्याल रखा था। एमटीए ने पहले से ही छोटे कारीगर मैक निर्माताओं को इस कठिन उद्योग में अपना पैर जमाने के लिए प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश की है। वेस ने दिन के अंत में अंतिम पुस्तक समाप्त की। हालांकि मशीन को डिजाइन करने और बनाने की उनकी क्षमता में सुधार नहीं हुआ था, ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली के बारे में उनकी समझ गहरी हो गई थी। उन्होंने कुछ नियमों के पीछे के तर्क के बारे में और अधिक सीखा और नई जानकारी के आलोक में अपनी भविष्य की दिशा को समायोजित करने में सक्षम हुए। वह सोने चला गया और ज्ञान पचा लिया। अगले दिन वेस को कुछ अच्छी खबर मिली। आखिरकार उनके मार्क एंटनी के लिए दूसरा ऑर्डर आ गया। मार्सेला ने बातचीत के लिए सीधे वेस से संपर्क किया। आपका सबसे नया ग्राहक कोई है? विशेष? किस तरह से खास? मार्सेला ऐसी लग रही थी मानो उसे कब्ज हो गया हो। वह रिक्लिन कॉरपोरेशन के बहुसंख्यक शेयरधारक का पोता है। हालांकि उसके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा है, फिर भी उसने कई मांगें रखी हैं। यदि आप उसे एक ग्राहक के रूप में रखना चाहते हैं तो आपको लचीला होना होगा और उसके अनुरोधों को समायोजित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। यह उनके पहले ग्राहक के बिल्कुल विपरीत लग रहा था, जिसका अपनी मशीन के लिए व्यावहारिक उपयोग था। रिक्लिन कॉरपोरेशन ब्राइट रिपब्लिक का लो एंड प्रोसेसर चिप्स का मुख्य निर्माता था। व्यावहारिक रूप से हर सस्ते बॉट और घरेलू मशीन में रिक्लिन की एक चिप होती है। हालांकि इन चिप्स का लाभ मार्जिन बहुत कम था, बिक्री की मात्रा बहुत अधिक थी। रिक्लिन कॉरपोरेशन के शेयरधारक व्यावहारिक रूप से एक सोने की खदान पर बैठे थे जो हर साल लाभांश के रूप में अरबों क्रेडिट का मंथन करती थी। इतने अमीर परिवार के वंशज के रूप में इस नए ग्राहक के पास बहुत ही अजीब अनुरोध होने चाहिए। एक अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के के लिए अनुकूलित मशीन बनाना वेस के मन में नहीं था जब वे मशीनी व्यवसाय में आया था। फिर भी पैसा पैसा था और ग्राहक राजा था। मैं समझता हूँ। मुझे लगता है वह मुझसे मिलना चाहता है। सही। आपको बेनथाइम की यात्रा करनी होगी। मैंने सभी शेड्यूल और आरक्षण का ध्यान रखा है। यदि आप किसी भी चीज में व्यस्त नहीं हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अगले इंटर सिस्टम शटल पर सवार हों। मैं तुरंत बेनथाइम के लिए रवाना हो सकता हूं। वेस ने जल्दी से ढेर सारे कपड़े और कुछ अन्य सामान पैक कर लिया।
उन्होंने लकी को बुलाया और वे एक साथ एक प्राथमिकता वाले शटल में सवार हो गए जो तेजी से उन्हें स्पेसपोर्ट पर ले आया। क्योंकि मार्सेला ने पहले ही उसके लिए प्राथमिकता वाली उड़ान बुक कर ली थी, इसलिए वे इसको एक छोटे लक्जरी ट्रांजिट शटल पर चढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। यह एक मध्यम आकार का यात्री वाहन था जो नियमित रूप से व्यवसायियों और संपन्न पर्यटकों को क्लाउडी कर्टेन से बेंथाइम और वापस भेजता था। हालांकि वे इस मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं की भीड़ के बीच थोड़ा अजीब लग रहा था। वे लापरवाही से अपनी आरामदायक सीट के सामने झुक गया और अंतरिक्ष उड़ान से खुद को विचलित करने के लिए अपने सामने प्रोजेक्टर को सक्रिय कर दिया। लकी उसके कंधे पर लटका हुआ था, फिर से सो रहा था, आलसी। उन्होंने अपने भावी ग्राहक और रिक्लिन कॉरपोरेशन के बारे में कुछ समाचार खोजने का निर्णय लिया। रिक्लिन कॉरपोरेशन ब्राइट रिपब्लिक के स्टॉक एक्सचेंज के शीर्ष 50 में सूचीबद्ध है। एक कुशल उत्पादन प्रणाली को बनाए रखने से इसका मुनाफा स्थिर था जो सस्ते बेसमेंट कीमतों पर बमुश्किल कार्यात्मक चिप्स की पेशकश करता था। हालांकि अन्य प्रतिस्पर्धियों ने अपने लाइनअप में बहुत अधिक गुणवत्ता की पेशकश की, रिक्लिन कॉरपोरेशन ने व्यावहारिक रूप से बाजार के निचले हिस्से पर शासन किया, जो पाई का सबसे बड़ा हिस्सा भी था। भारी बिक्री मात्रा और अपार राजस्व के साथ लाभ मार्जिन कम होने पर किसे परवाह थी। यहाँ तक कि रिक्लिन चिप का उपयोग करने वाले कुछ उपकरणों में खराब गुणवत्ता नियंत्रण और भयावह विफलताओं की कभी कभार आने वाली कहानियां भी रिपब्लिक में कंपनी की प्रमुख बाजार स्थिति को रोकने में विफल रहीं। इस कंपनी के संस्थापक और सबसे बड़े शेयरधारक रिक्लिन परिवार थे। हालांकि उन्होंने जिस कंपनी की स्थापना की थी उसे अपना नाम दिया था, लेकिन जब एक अक्षम परिवार के मुखिया ने अपने परिवार के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया, तो उन्होंने निदेशक मंडल पर नियंत्रण खो दिया। यह ब्राइट रिपब्लिक और वेसिया साम्राज्य के बीच आखिरी युद्ध के दौरान हुआ था, इसलिए इसके पीछे निश्चित रूप से एक अस्पष्ट कहानी थी। अंत में रिक्लिन परिवार कमजोर पड़ गया और पीछे हट गया। इस काली घटना के बावजूद रिक्लिन परिवार ने चालाक निवेशों के माध्यम से अपनी संपत्ति बनाए रखी। उन्होंने अपनी अधिकांश ऊर्जा अपनी वित्तीय विशेषज्ञता को बेहतर बनाने में लगा दी। अब उन्होंने अपने लाभदायक निवेश पोर्टफोलियो पर भरोसा करके बेंथाइम के उच्च समाज में अपनी स्थिति बनाए रखी। ये आपके लिए अमीर लोग हैं। पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और उनके पास वही पैसा बहुत तायत में है। मेरे जैसे औसत लोगों को जीविकोपार्जन के लिए ग्राहकों की तलाश करनी पड़ती है। वेस ने रिक्लिन्स के वंश वृक्ष पर ध्यान दिया और प्रत्यक्ष वंशजों पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे बड़ा बेटा तुरंत बाहर खड़ा हो गया। गांगेय जाल में फैले गपशप पत्रों में उस युवक के बारे में बहुत सारे लेख छपे थे। विंसेंट रिक्लिन का दावा है कि वह एक बार में 10 लड़कियों के साथ बिस्तर बना चुका है। क्या वे एक छात्र है या एक हत्यानक? विनी के नशीली दवाओं के सेवन से 15 शटल ढेर हो गए हताहतों के बारे में अभी तक कोई शब्द नहीं आया है। रिक्लिन क्राउन प्रिंस एक मेक द्वंद्व से बाहर निकले। अपमानजनक घोटाला किया गया। विंसेंट रिक्लिन ने 300 मिलियन क्रेडिट गलत कर दिए जब कौन कलाकारों ने उन्हें एक गैर मौजूद नौका का ऑर्डर देने के लिए मना लिया। निश्चित रूप से रिक्लिन परिवार का एकमात्र व्यक्ति जिसने मार्सेला को आश्चर्यचकित कर दिया वह विंसेंट रिक्लिन था। इस अमीर और शक्तिशाली परिवार का कोई अन्य वंशज अपने खर्च में इतना फिजूल खर्ची नहीं कर सकता था। गपशप फैलाने वालों द्वारा प्रचारित की गई जंगली घटनाओं से वेस को अपने नवीनतम के साथ काम करने का विचार आया। ग्राहक आसान नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि मेरा काम मेरे लिए तैयार हो गया है। उसने आप भरी और मानसिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गया जिसे संभवतः कोई भी संकोच नहीं था। अध्याय 59।
पैकेज जैसे ही वेस एक जिज्ञासु लकी के साथ अपने शटल से उतरा, उसका दिल उसके मूड पर बोझ बन गया। विंसेंट रिक्लेन के बारे में उन्होंने जो भी लेख पढ़े उनमें एक गैर जिम्मेदार आवारा की बदसूरत छवि चित्रित थी। एक गंभीर मेक डिजाइनर के रूप में वेस ने प्राथमिकता दी कि उनके मेक का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिस उद्देश्य के लिए उन्हें बनाया गया था। उन्हें गोदाम में धूल इकट्ठा करने या किसी निजी गैरेज में प्रदर्शन के लिए रखे जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके साथ खिलवाड़ करना और उन्हें बहुत हल्के में लेना इसे बढ़ावा दे रहा था। किसी भी मेक डिजाइनर को आकर्षक मेक बनाने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित करना पसंद नहीं आया जिसमें सार की कमी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई विकल्प है। विंसेंट जैसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी नौसिखिया से मशीन खरीदने को चमत्कारी माना गया। वेस को अपना संस्करण बनाने और बेचने का एक और अवसर देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वेस ने मार्सेला की ब्रोकरेज के लिए एक छोटा शटल लिया। प्रमुख मशीन निर्माताओं और सेल्समैन के कई अन्य कार्यालयों के बीच डोरम शहर में उनका एक अच्छा कार्यालय था। बोलिंगर की मशीन 5 मंजिला छोटे से कार्यालय पर अंकित विशाल नाम से यह स्पष्ट हो गया कि मार्सेला ने पूरी इमारत पर अपना दावा ठोक दिया है। इसमें प्रवेश करते हुए वेस इंटीरियर से प्रभावित हुए। यह बहुत अधिक प्रयास किए बिना ही उच्च स्तरीय दिखने में कामयाब रहा। अमूर्त पेंटिंग और प्रामाणिक चमड़े की सीटों जैसे सूक्ष्म स्पर्शों ने इस जगह को एक शानदार कैसीनो जैसा लुक दिया। सीधे शब्दों में कहें तो सजावट ने खर्च को प्रोत्साहित किया। लॉबी में एक रिसेप्शनिस्ट ने वेस को निजी लिफ्ट लेने का निर्देश दिया। ऐसा लगता है जैसे सभी मालिकों ने शीर्ष मंजिल ले ली, क्योंकि वेस सीधे 5वीं मंजिल पर पहुंच गया। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक छोटे से हॉल में प्रवेश किया और सुरक्षा रोबोटों से उनकी चीजों की जांच की। जैसा कि वेस को हाल ही में सुरक्षा के महत्व के बारे में पता चला, उन्होंने सावधानी बरतते हुए कदम उठाए। दोहरे दरवाजों से प्रवेश करने के बाद आखिरकार वे मार्सेला से दोबारा व्यक्तिगत रूप से मिला। वेस, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। वह अपनी मेज के पीछे से उसे देखकर मुस्कुराई। सुरक्षित डेटा स्लेट्स का ढेर उसकी अस्त व्यस्त डेस्क के सामने पड़ा था। बैठ जाएं, हमें बात करने की जरूरत है। वेस के अपनी सीट पर बैठने के बाद उसने अपने मन में उमड़ रहे विचारों को बाहर निकाल दिया। मैंने सोचा था कि ग्राहक पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे मानव रूपी बम देंगे। इस बिजनेस में कई तरह के ग्राहक होते हैं। जब तक उनके पास भुगतान करने की क्षमता है, बेहतर होगा कि आप उनकी इच्छाओं को पूरा करने की आदत डालें। निस्संदेह दलाल के पास एक बात थी। वेस को पैसे की जरूरत थी और वे इंगरेबाज होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तो मुझे क्लाइंट के बारे में बताओ। मैं मानता हूं कि वह प्लेबॉय है जो हर समय खबरों में रहता है। उस पर उसने सिर हिलाया। विंसेंट एक पात्र है। आपको खबरों में आने वाली हर बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रिक्लिन परिवार में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उन्होंने ली को दबाने का अच्छा काम किया है। किसी भी मामले में आपको बस यह जानना होगा कि भले ही उसके भत्ते पर अंकुश लगा दिया गया हो, लेकिन उसे आपकी नौकरी के लिए भुगतान करने में कोई समस्या नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से ऐसा ही होना चाहिए। वेस पैसे के बदले एहसान के लिए अपने उपकरणों का व्यापार नहीं करने वाला था। जब मैं विंसेंट से मिल रहा हूं तो क्या मुझे राजनीति पर ध्यान देने की जरूरत है, जो बिना कहे चला जाए? अब डरो मत। मैं इस व्यवसाय में 20 वर्षों से अधिक समय से हूं और मैं अभी भी छिपा हुआ हूं। जब तक आप अपनी जिज्ञासा को नियंत्रण में रखते हैं, तब तक बड़ी लीगों में व्यवसाय करने में कुछ भी गलत नहीं है। मार्सेला ने विंसेंट से बात करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें गिनाई। सबसे बढ़कर
वेस को पारिवारिक उत्तराधिकार के बारे में बात करने से बचना पड़ा। उन्हें विशेष रूप से विंसेंट के भाई बहनों के किसी भी उल्लेख से बचना चाहिए। ब्रोकर ने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों का भी उल्लेख किया जिनके रेक्लिन परिवार के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे। सच कहूं तो वेस को यह हास्यास्पद लगा कि उसे इतने सारे विषयों से बचना पड़ा। फिर भी उसने सभी नाम याद रखने की पूरी कोशिश की। आखिरी चीज जो वह करना चाहता था वह थी गलती करना और अपना बहुमूल्य कमीशन खोना। मैंने कल सुबह आपके लिए एक बैठक निर्धारित की है। हालांकि अभी डोरम में बहुत देर नहीं हुई है। मैं आपको इस समय विंसेंट से मिलने की सलाह नहीं देता। नाइट क्लब आपके ग्राहक के मूड पर अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकते हैं। यह समझ आता है। मैं जल्दी में नहीं हूँ, इसलिए इंतजार कर सकता हूँ। क्या आपके पास सोने के लिए जगह है? जबकि मार्सेला ने उसे एक होटल की पेशकश की, वेस को अपने कार्यालय के फर्श के पीछे अपने अतिरिक्त बेडरूम का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब तक एकत्र की गई जानकारी के बारे में सोचते हुए वह 1 घंटे तक लकी के साथ खेलता रहा। इस आयोग से परेशानी की बू आ रही थी। यह संभवतः लिटिल बॉस के साथ बातचीत करने जैसा है, केवल 10 गुना बदतर। कुछ लोगों के नजरिए में रिकलिंस जैसे बड़े अमीर परिवार सिर्फ वास्कट में ठग थे। वे आमतौर पर अपना रास्ता पाने के लिए धन और वैध शक्ति पर भरोसा करते थे, लेकिन यदि आवश्यक हो तो अपने हाथों को गंदा करने से डरते नहीं थे। अगले दिन वेस अकेले शटल को एक निजी हवेली में ले गया जहां विंसेंट वर्तमान में रहता था। जाहिर तौर पर बाहर निकाले जाने के बाद उसने अपनी पिछली 4 हवेलियों को नष्ट कर दिया जिनमें वे रहता था अपने माता पिता के घर से। सौभाग्य से संरचना बरकरार थी। द्वार और बाड़ खतरनाक और उच्च तकनीक वाले दिखते थे, लेकिन एक बार जब सुरक्षा ने उनके प्रवेश को मंजूरी दे दी तो उन्हें एक राजसी टेरान शैली की हवेली का सामना करना पड़ा। सफेद रंग से रंगी हुई दीवारें, आयातित टाइलें और शानदार कांच के काम सजावट पर हावी थे। इसके बारे में हर चीज परिष्कार की बात करती थी। इसके डिजाइन में विंसेंट का कोई हाथ नहीं था। विंसेंट के निजी सहायक के रूप में काम करने वाले एक वृद्ध सज्जन उन्हें एक इंडोर खेल मैदान में ले गए जहां विंसेंट एक बॉट के खिलाफ मुक्केबाजी कर रहे थे। कृत्रिम मुक्केबाजी बॉट ने क्रूर तीव्रता के साथ मुकाबला किया। भले ही उसका पूरा शरीर गद्देदार हो, उसके लगातार प्रहार की शक्ति इतनी भयानक थी कि अगर वेस उसके मुक्के का सामना करता तो उसके सभी दांत टूट जाते। हा, विंसेंट ने बॉट के चेहरे पर जोरदार प्रहार करने के बदले में एक जोरदार प्रहार किया। रोबोट का सिर पीले रंग में चमक रहा था, जिससे पता चल रहा था कि उसे कितना नुकसान हुआ है। दोबारा जैसे ही आदमी और बॉट ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए, वेस को पहले ही अप्रत्याशित आश्चर्य का सामना करना पड़ा। मीडिया अक्सर विंसेंट को आलसी कायर करार देता था, लेकिन बॉक्सिंग में उसने जो प्रयास किया वह कायरता के अलावा और कुछ नहीं था। फिर भी वेस ने विंसेंट की फिटनेस को उसके परिवार के समृद्ध संसाधनों के अनुरूप बनाया। आनुवंशिक चिकित्सा और ढेर सारी दवाओं से कोई भी अपने शरीर को चरम प्रदर्शन तक विकसित कर सकता है। विंसेंट द्वारा अंततः संन्यास लेने के बाद उसने अपना बॉक्सिंग गियर फेंक दिया और वेस और पिए के ठीक सामने अपने कपड़े उतार दिए। शर्मिंदा होकर वेस पीछे मुड़ा, तभी कहीं से एक बॉट आया और विंसेंट पर सफाई करने वाला जेल छिड़क दिया। 1 दर्जन सेकंड बीत जाने के बाद सफाई करने वाला बॉट गायब हो गया और एक कपड़े वाले बॉट ने उसकी जगह ले ली। अत्यधिक लचीले रेशों से बने शानदार कपड़े अत्यधिक उन्नत बॉट के निर्देशन में खुद ब खुद एक साथ घूमते रहे जब तक कि विंसेंट के कपड़े पूरी तरह से तैयार नहीं हो गए। बेवकूफ कौन है? ग्राहक के मुंह से पहली बात यही निकली। महोदय,
यह वह मेक डिजाइनर है जिससे आपने अपना नवीनतम मेक बनाने के लिए अनुरोध किया है। ओह ठीक है, आप मेरे लिए अतिरिक्त सामान लाए। पतो। विंसेंट ने बॉक्सिंग रिंग के फर्श पर थूका, एक बड़ा गोला थूक दिया। वह गधा एडविन सोचता है कि वह मुझे अपने उत्पाद बेचने के लिए बहुत आकर्षक है, और वह कमबख्त कुतिया पेट्रिसिया मेरी कॉल भी नहीं उठाएगी। वे डिजाइनर प्रायोजित हैं और हमारी तुलना में कहीं अधिक दुर्जेय ताकतों से संबद्ध हैं। श्री लार्किंसन यहाँ फ्यूजन कप के दूसरे स्थान के विजेता हैं। हो सकता है कि उसकी क्षमताएं उनके बराबर न हों, लेकिन वे आपकी इच्छाओं के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक व्यक्तिगत उद्यमी हैं और किसी भी गुट के प्रति कृतज्ञ नहीं है। विंसेंट ने वेस को ऐसे घूर कर देखा मानो वह कोई कीड़ा हो। तो क्या आपको लगता है कि आप काफी अच्छे हैं? वह आपकी पसंद है। मेरे उत्पाद की स्पेक शीट नेट पर उपलब्ध है। मुझे यकीन है कि आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसी मशीन है जो अपने मूल्य बिंदु पर दूसरों के बराबर रह सकती है। एक बेवकूफ के लिए कहने लायक साहसी बात। मेरे पीछे आओ। सहायक और वेस ने विंसेंट का पीछा किया क्योंकि वह खेल हॉल से दूर चला गया और किसी प्रकार के मनोरंजन कक्ष में प्रवेश कर गया। पूल टेबल, सिमपॉड और मनोरंजन के सभी साधन बिना किसी तुकिया कारण के बिखरे हुए थे। रिकलिन वंशज पूरी तरह से भरे हुए बार की ओर चला गया और अपने पेय को हाथ से मिलाना शुरू कर दिया। आप देखिए, मुझे यह स्वयं करना पसंद है। बॉट्स को अपने पेय पदार्थों को मिलाने से आपको हमेशा एक जैसा स्वाद मिलता है। संगति बहुत उबाऊ है। मुझे हर दिन नए रोमांच की तलाश करना पसंद है। वेस को आश्चर्य हुआ कि क्या इसका उस मशीन से कोई लेना देना है जो वह अपने ग्राहक के लिए बना रहा था। अब मैंने एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जन्म लेने के लिए नहीं कहा था। जब मैंने पायलट मैच के लिए योग्यता के लिए सकारात्मक परीक्षण किया तो निश्चित रूप से बहुत सारी आवाजें उठीं। मैं कुछ समय से इसके बारे में उलझन में था और मैंने हाल ही में इसे स्वीकार करने और इसके साथ काम करने का फैसला किया। मैं जो कह रहा हूँ वह तुम समझ रहे हो। वास्तव में नहीं, लेकिन वेस यह स्वीकार करने वाला नहीं था। इसके बजाय उसने एक अनुमान लगाया। आप किसी मेक में कुछ अपरंपरागत चाहते हैं? बिल्कुल। हे, मुख्य धारा की मशीनें बहुत उबाऊ हैं। जहां तक मेरा सवाल है, जो पायलट मानक सैन्य उपकरण खरीदते हैं, वे इक्के दुक्के नहीं बनते। आपको अपना डर त्यागना होगा और अपने जोखिमों को स्वीकार करना होगा। ठीक यही कारण है कि मैं घिसे पिटे रास्ते से हट गया और आपका मेक पाया। यह सीजर ऑगस्टस है, लेकिन गंदे कवच के साथ। यह बहुत अनोखा है। वेस ने उसके हाथ में धीरे से खांसा। मिस्टर रिक्लेन, हालांकि मुझे यकीन है कि मेरा उत्पाद संतोषजनक है, लेकिन क्या आपके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को इसका बेहतर संस्करण नहीं खरीदना चाहिए? प्लेबॉय के चेहरे का उत्साह तुरंत खत्म हो गया और एक अजीब भाव आ गया। वेस को एहसास हुआ कि उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। सौभाग्य से उनके निजी सहायक बचाव के लिए आए। हम अपने खर्चों पर सख्ती से नियंत्रण रखते हैं। एक नई मशीन के लिए हमारा आवंटित बजट एक शीर्ष श्रेणी की मशीन की खरीद की अनुमति नहीं देता है। आपका उत्पाद मेरे ग्राहक की स्वीकार्य मूल्य सीमा के भीतर रहते हुए उसकी मांगों को पूरा करता है। वे इस पंक्तियों के बीच में पढ़ सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि डैडी या दादाजी रिक्लिन को विंसेंट की चालें बहुत पसंद थीं और उन्होंने उसके खगोलीय भत्ते में कटौती कर दी। विंसेंट संभवतः एक पैसा पाने के विचार से मानसिक रूप से छटपटा रहा था, एक नियमित इंसान की तरह। चुटकी बजाओ। मेरा डिजाइन पहले से ही अंतिम रूप ले चुका है। यह सुनिश्चित किए बिना इसके कुछ हिस्सों को संशोधित करना आसान नहीं है कि इससे इसके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
विंसेंट उन शब्दों से प्रसन्न नहीं दिखे, लेकिन वेस ने अस्वीकरण जोड़ना महत्वपूर्ण समझा। मुझे छोटी मोटी असफलताओं की परवाह नहीं है। यदि मैं किसी मशीन का संचालन करते समय अच्छा नहीं दिख सकता, तो फिर उनके अस्तित्व का क्या मतलब है? वहां बहुत सारी काली दिखने वाली चीजें हैं। कुंवारियों का एक झुंड बिस्तर पर जिस चीज के बारे में कल्पना करता है, उसमें फंसने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। कम से कम आपका मेक काफी अच्छा दिखता है। मुझे संपूर्ण प्राचीन रोमन विषय पसंद है। मेरे पास बस कुछ सुझाव हैं। वेस अंदर ही अंदर कराह उठा। ऐसा प्रतीत होता है कि विंसेंट ने अपना मेक खरीदने पर विचार करने का एकमात्र कारण यह बताया कि यह अच्छा लग रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अधिकांश तथाकथित गंदे दिखने वाले मेक एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए विशेष मॉडल थे। निश्चित रूप से वे अजीब लग सकते हैं, लेकिन इन मॉडलों की खूब बिक्री हुई क्योंकि कई पायलटों ने उनकी खूबियों को पहचाना। ठीक है विंसेंट, आइए इसे सुने। मैं देखूंगा कि क्या आपके विचारों को संशोधित डिजाइन में जोड़ना व्यावहारिक है। सोशलाइट ने कुछ लाल और चुलबुली चीज का मिश्रण तैयार कर लिया। उसने अपने पेय का एक घूंट लिया और मर्दाना उत्साह चिल्लाया, अब यह और अधिक पसंद आ गया है। हाँ, मेक के बारे में। सबसे पहले इसे एक कैप की जरूरत है। एक कैप? भाड़ में जाओ यार, तुम्हारा मेक पहले से ही एक दलाल की तरह दिखता है। इस पहनावे को पूरा करने के लिए बस एक कैप की जरूरत है। मेरा विश्वास करो, यदि आपके मेक के पास कैप है तो यह बहुत अच्छा लगता है। निस्संदेह इसे लाल होना चाहिए, अन्यथा यह थीम के साथ फिट नहीं होगा। इसे लंबा और प्रवाहपूर्ण बनाएं, और सस्ते कपड़े का उपयोग करने के बारे में न सोचें। यदि आपको किसी आकर्षक चीज तक पहुंच की आवश्यकता है, तो मैं आपको अपने कुछ परिचित मित्रों के पास भेज सकता हूं। वेस ने सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उन्हें केप के उपयोग की व्यावहारिकताओं पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई भी सामान्य कपड़ा आसानी से फट जाएगा यदि मशीन गलती से उस पर पैर रख दे। यदि वेस उस केप को संरक्षित करना चाहता था जब भी मेक जिसने इसे पहना था केवल हल्के कर्तव्यों का पालन करता था, तो वेस को कुछ सिंथेटिक और थोड़ा मजबूत चुनना था। मुझे यह जांचने की आवश्यकता होगी कि कैप बनाने के लिए मैं किस प्रकार के विशेष कपड़ों का उपयोग कर सकता हूं, ताकि मैं आपके प्रस्ताव पर विचार कर सकूं। यह बहुत अच्छा है। यह कैप वास्तव में मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक और चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगा वे है सजावटी प्रकाश व्यवस्था। चलो, जैसे ही मैं ब्लिंग चालू करता हूं मेरी सभी स्पोर्ट्स कारें वेब मैग्नेट में बदल जाती हैं। यह बात मेरी समझ से परे है कि किसी ने कभी भी किसी मशीन को यथासंभव आकर्षक बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। ठीक है, मुझे फ्रेम पर बहुत सारी रोशनी चलाने की जरूरत है, और बेहतर होगा कि मैं सिर पर कुछ सुपर डुपर पावर्ड सर्च लाइट जोड़ दूं। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से मेक डिजाइनरों ने अपने डिजाइनों में सजावटी प्रकाश व्यवस्था को शामिल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने न केवल मशीन के कवच और विद्युत प्रणाली में कमजोरियां जोड़ दी, बल्कि उन्होंने अपने फ्रेम पर एक विशाल मुझे मारो चिन्ह भी अंकित कर दिया। यह स्पष्ट था कि ऐसे तर्क ग्राहक को रस नहीं आए। मैं कुछ पता लगा सकता हूँ। संभावित डिजाइन योजनाओं के कई रेखा चित्रों का मसौदा तैयार करने के लिए मुझे एक दिन का समय दें। सही सही, आप एक बेवकूफ के लिए ठीक हैं। विंसेंट ने ड्रिंक का एक और घूंट लेते हुए कहा, ठीक है, केप और रोशनी केवल मार्ग प्रशस्त करने के लिए हैं। अब शांत बैठो, क्योंकि मैं अपना गुप्त विचार तुम्हारे सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो इसे अपने तक ही सीमित रखें। स्पष्ट? उह, स्पष्ट। विंसेंट वेस पर धूर्तता से मुस्कुराया। चूंकि आप एक मेक डिजाइनर हैं,
तो आपने सुना होगा कि कैसे स्मार्ट लोग कहते हैं कि मेक इंसानों जैसा दिखने के लिए बनाया गया है। ठीक है। खैर, जब से मैं विमान चलाना सीखने में लगा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि ये बूढ़े लोग क्या कह रहे हैं। जब भी मैं कॉकपिट के पीछे कदम रखता हूँ तो बस एक चीज मुझे परेशान करती है, और वह यह है कि मेक पायलट ने अपने कूल्हों को आगे बढ़ाया और उसके सामने के सिरे को पकड़ लिया। यह मेरा पैकेज। एक बार के लिए वे सवाक रह गया। वह सचमुच इस पागल विचार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। अब मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी मशीन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए गिरफ्तार हो जाऊं। आपको इसे बच्चों के अनुकूल बनाए रखने के लिए कुछ मेक पैंट या कुछ और डिजाइन करना चाहिए। बस यह सुनिश्चित कर लें कि जब मैं अपनी नई मशीन के साथ बाहर निकलूंगा और घूमूंगा, तो लड़कियां माल का आकलन करने में सक्षम होंगी। यदि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। इस पूरी तरह से अव्यावहारिक मांग में बहुत सारी गलतियां थीं। जबकि विंसेंट एक उन्नत में का दावा करने के लाभों की वकालत करता रहा, वेस ने अपना ध्यान प्लेबॉय के मूक निजी सहायक की ओर लगाया। वेस एक ऐसी अभिव्यक्ति व्यक्त करने में कामयाब रहे जो कुछ इस तरह थी, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उनके श्रेय के लिए बूढ़ा व्यक्ति अडिग था और उसने कभी भी अपने युवा स्वामी के प्रति अनादर का संकेत नहीं दिया। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं और वह सुझाव दे रहा था कि बेहतर होगा कि वेस अपने मालिक के अनुरोध को गंभीरता से ले। वेस विंसेंट के बार से सबसे मजबूत पेय लेना और उसे पूरा घटक जाना पसंद करेगा। यदि वह विंसेंट के साथ सहयोग करना जारी रखता है तो उसे पहले से ही अपनी प्रतिष्ठा का पतन होता दिख रहा था। अध्याय 60। मनमौजी विंसेंट रिक्लेन अविश्वसनीय रूप से मैच में मर्दानगी के महत्व पर लगभग 10 मिनट तक चर्चा करते रहे। उनका वास्तव में मानना था कि लगभग सभी में लिंग तटस्थ थे। एक प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में विंसेंट जब भी कोई मशीन चलाता था तो उसे मानसिक रूप से खुद को नपुंसक बनाने के विचार से नफरत थी। स्वाभाविक रूप से वे जैसे खेल में डूबे किसी व्यक्ति को लिंग संकेतों की कमी से कोई समस्या नहीं थी। युद्ध मशीन के रूप में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मेक को केवल मानव रूप का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया था। बाल, त्वचा या लिंग अभिव्यक्ति जैसे अनावश्यक एक्सटेंशन जोड़ने से मशीन के युद्ध प्रदर्शन में कुछ भी नहीं जोड़ा गया। सच कहूं तो केवल एक अत्यंत व्यर्थ पायलट जो अपने युद्ध रिकॉर्ड की तुलना में अपने दिखावे की अधिक परवाह करता था, इस तरह की मांग कर सकता था। वेस को इस तरह के व्यक्ति के लिए मेक बनाने का दुर्भाग्य था। यह एक अत्यंत जटिल जोड़ है। मुझे इसके बारे में 1 या 2 दिन सोचने दीजिए। कमर के अगले हिस्से में मांस लगाना आसान नहीं है। दरअसल वेस विंसेंट को छोड़कर मार्सेला के पास वापस जाना चाहता था और मांग करना चाहता था कि वे उसे एक ग्राहक के रूप में छोड़ दें। विनी केवल अपने तीसरे अनुरोध तक ही सीमित था और पहले से ही कल्पना की गई व्यवस्था अव्यावहारिक हो गई थी। उनका कोम एक प्राथमिकता संदेश के साथ बीप हुआ। वेस ने अपनी हथेली ऊपर करके विंसेंट की शेखी बघार दी। आप क्षमा करें विंसेंट, यदि कोई अति आवश्यक बात हो तो मुझे सूचित करने के लिए मैंने अपना कोम सेट कर दिया है। क्या मैं यह कॉल ले सकता हूँ? जरूर, मैं बस एक और पेय मिलाऊंगा, विनी ने लापरवाही से कहा और अपनी पीठ घुमाई और अलमारियों से कुछ बेतरतीब बोतलें उठा लीं। उनके मेल पर मार्सेला, मेलिंडा या किसी अन्य परिचित का संदेश नहीं आया। इसके बजाय उन्हें द सिस्टम नामक खाते से एक सादा पाठ संदेश प्राप्त हुआ। उद्देश्य लिंग परिवर्तन ऑपरेशन कठिनाई, सी रैंक पूर्वावश्यकताएं कोई नहीं। विवरण एक मेक डिजाइनर कभी भी चुनौती के सामने नहीं झुकता। एक सफल डिजाइनर बनने का मतलब नई अवधारणाओं का परीक्षण करने में साहसी होना है। इस मिशन को पूरा करने के लिए
आपको अपने ग्राहक की इच्छाओं को पूरा करना होगा और एक ऐसी मशीन देनी होगी जिसे वह अपने व्यक्तिगत युद्ध घोड़े के रूप में संजो सके। इनाम 0.5 विशेषता अंक, 3000 डिजाइन अंक के लायक यादृच्छिक विशेषता कैंडी। जब में डिजाइनर ने संदेश पढ़ा तो उसकी आंखें छलक आईं। मनमौजी सिस्टम ने सक्रिय रूप से उसे एक और मिशन दिया। हालांकि हमेशा दिए जाने वाले उदार पुरस्कारों के कारण यह हमेशा बुरा नहीं हो सकता है, लेकिन इस बार इसका मतलब रिकलिन लड़के के साथ काम करना जारी रखना है। उसे वास्तव में पुरस्कार की आवश्यकता थी। यदि वह किसी परेशान करने वाले ग्राहक से बचने की जल्दबाजी में उनके पास से गुजर गया तो उसे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। वह 3000 डीपी बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, यह देखते हुए कि वे इसको इतना इकट्ठा करने के लिए कई महीने खर्च करने होंगे। वेस ने धीरे धीरे अपने शरीर को शिथिल कर दिया। वह हमेशा अपने ग्राहकों से दूर नहीं भाग सकता था, चाहे वे कितना भी अनुचित व्यवहार करें। बेहतर होगा कि वह इस चुनौती को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से स्वीकार करे और इसे एक अन्य प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में ले। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से विंसेंट का सामना किया। क्या आपने यह विचार किसी अन्य मेक डिजाइनर को सुझाया था? पफ, विंसेंट ने असंतुष्ट होकर थूक दिया। इस प्रक्रिया में शराब की कुछ बूंदें बाहर गिर गईं। मुझे पेट्रिसिया श्नाइडर का पता चला। जब मैंने उसे अपनी प्रतिभाशाली योजना से प्रभावित करने की कोशिश की तो उसने सीधे अपना संचार बंद कर दिया। अब वे लाखों कॉल के बाद भी मुझे जवाब नहीं देगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने विंसेंट को इस हद तक अस्वीकार कर दिया कि वे उसकी उपेक्षा करने लगी। स्पष्ट के अलावा केवल यह सुझाव कि एक मेक डिजाइनर एक मेक की सामने की कमर में कुछ द्रव्यमान जोड़ता है, एक मूर्खतापूर्ण विचार था जिसमें कोई संभावित योग्यता नहीं थी। फिर भी वेस ने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। दरअसल उन्होंने अपनी पूरी मानसिकता बदल दी और अपने संदेहपूर्ण दृष्टिकोण को दबा दिया। विंसेंट के विचित्र विचारों का मनोरंजन करने के लिए उसे लगभग सभी तर्कसंगत विचारों को त्यागना पड़ा। हालांकि हम किसी मशीन की बंदोबस्ती को बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन अगर यह लचीली सामग्री से बना हो तो यह आसान होगा। क्या आप तरल पदार्थ या स्पंज जैसी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं? इसे समझना बहुत आसान होगा और जब आप अपनी मशीन चला रहे होंगे तो आपके पास आकार बदलने की लचीलापन होगी। भाड़ में जाओ। हाँ, यह एक शानदार सुझाव है, बस इसे बहुत नरम या नाजुक न बनाएं। आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ वह है अपनी मर्दानगी को गुब्बारे की तरह फूलने देना। ठीक है, आइए इन बिंदुओं पर समझौता करें। वेस ने इस छोटे से सत्र को समाप्त करने की कोशिश करते हुए जल्दी से कहा, इससे पहले कि विंसेंट कुछ और भी अजीब बात का उल्लेख करता। आखिरकार आप नहीं चाहते कि आपकी अनुकूलित मशीन पर चमक दमक का बहुत अधिक बोझ हो। अपना नवीनतम पेय खत्म करते समय विनी ने हल्की सी पलकें झपकाईं। उसने जोर से डकार ली, जिससे कच्ची शराब की गंध वेस पर फैल गई। तुम कुछ भी कहो यार, मैंने अब तक जो कुछ भी उल्लेख किया है उसे जोड़ना काफी अच्छा है। यह निश्चित रूप से मेरे निजी मेक को बेहतरीन चार्ट के शीर्ष पर पहुंचा देगा। जैसे जैसे वह नशे में बढ़ता गया, प्लेबॉय नशे से दूर होने लगा। वेस ने कई बार खुद को बातचीत से अलग करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वापस खींच लिया गया क्योंकि विनी ने उन बातों के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की जिन्हें वे बेकार बातें समझता था। वेस को जल्दी से विंसेंट की हवेली से बाहर निकलने में 1 घंटे से अधिक समय लग गया। उन्होंने इस बारे में पर्याप्त से अधिक राय सुनी कि रिकलिन वंशज के अनुसार मेक्स वास्तव में कैसा दिखना चाहिए। कम से कम वे लंबे आदान प्रदान से बहुत अच्छे से बाहर आया विंसेंट की सौंदर्य प्रकृति का चित्र। वह चाहता था कि वह क्लाउडी कर्टन के लिए अगले यात्री शटल पर वापस जा सके।
लेकिन एक पल के बाद उसने पुनर्विचार किया। यदि वह सिस्टम के मिशन को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से पूरा करना चाहता था, तो यह महत्वपूर्ण था कि वह गलत मोड़ लेने से बचने के लिए अपने ग्राहक से बार बार परामर्श करता रहे। इस प्रकार उन्होंने मार्सेला को अपने कार्यालय में बुलाया और उनसे एक सुरक्षित कार्यस्थल के बारे में पूछा जहां वे शांति से अपने डिजाइन को अनुकूलित कर सकें। आप जानते हैं, पूर्ण सुरक्षा मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि डोरम की एमटीए शाखा सबसे भरोसेमंद डिजाइन स्टूडियो किराए पर देती है। इसमें आपको थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन मैं आपको पहले फोन करूंगा और एहसान के तौर पर आपकी कीमत चुका दूंगा। बस विंसेंट को निराश मत करो। यदि आपने अपनी दूसरी निर्मित मशीन से गेंद गिरा दी तो इससे आपकी प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे पता है, विंसेंट की कई विलक्षणताओं के बावजूद मैं इसे कार्यान्वित करने के लिए कृतसंकल्प हूँ। बस यह सुनिश्चित करें कि आप इसे सार्थक बनाने के लिए पर्याप्त शुल्क दें। ओह, उस वेस के बारे में चिंता मत करो। जब तक वे खुश है, तब तक वे अपना श्रेय खोता रहेगा जब तक कि वे सूख न जाए। वे दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे। जब अधिक से अधिक क्रेडिट अर्जित करने की बात आती थी तो वेस और मार्सेला एक मत थे। वेस ने एमटीए की ओर सीधे रास्ते पर जाने के लिए अपने शटल का मार्ग बदल दिया। पूरे पड़ोस में फैले एक विशाल परिसर तक पहुंचने में केवल कुछ मिनट लगे। यहाँ सुरक्षा बेहद कड़ी थी। शटल स्वचालित रूप से नीचे उतरा और एक सुरक्षा पैड पर उतरा। एक मानव निरीक्षक के नेतृत्व में बॉट्स ने किसी भी खतरे के लिए शटल और उसकी सावधानी पूर्वक खोज की। यह थोड़ा अप्रिय था, लेकिन जरूरी था। आप जाने के लिए स्पष्ट है। वेस ने चारों ओर देखते हुए अपनी यात्रा फिर से शुरू की। ब्राइट रिपब्लिक में एमटीए की मुख्य शाखा का दौरा करने का यह उनका पहला अवसर था। क्लाउडी कर्टेन की छोटी चौकी बेनथाइम शाखा की ताकत और संसाधनों की तुलना में फीकी थी। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मैकेनिकल अस्तबल मौजूद थे। उन्होंने कल्पना की कि एमटीए के पास संभवतः किसी एक शक्ति का दूसरा सबसे अधिक संख्या में उपकरण होंगे। केवल रिपब्लिक के मेककोर ने ही इस ग्रह पर अधिक मेक तैनात किए थे। जब वह अंततः रिसेप्शन हॉल में पहुंचा, तो उसने शटल को बाहर निकाला और लगातार जिज्ञासु लकी को अपने साथ संरचना में ले गया। पूरी इमारत प्रभावित करने के लिए बनाई गई थी। अपवर्तक कांच और क्रिस्टल शैली में निर्मित, ऐसा प्रतीत होता है कि एमटीए एक खुली जगह थी जहां ज्ञान स्वतंत्र रूप से साझा किया जाता था। हालांकि कुछ लोग इसकी अधिक घृणित रूप से व्याख्या कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं कि कोई भी उनकी चौकस निगाहों से कुछ भी नहीं छिपा सकता है। किसी भी मामले में सिस्टम के अलावा वेस के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि सिस्टम अभी भी उसके कुंभ के अंदर गहराई से निहित था, फिर भी वह इसे सुरक्षा बनाए रखने के बारे में चिंतित नहीं था। कोई भी आकस्मिक सुरक्षा दस्ता कभी भी इसका और इसके उल्लेखनीय गुणों का पता नहीं लगा सका। शुभ संध्या मिस्टर लार्किंसन। मैं देख रहा हूं कि आप क्लाउडी कर्टेन में पंजीकृत हैं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मैं यहाँ एक ग्राहक के लिए डिजाइन को अनुकूलित करने के व्यवसाय पर हूँ। मैं एक सुरक्षित डिजाइन स्टूडियो किराए पर लेना चाहूँगा। मुझे यकीन है कि मेरे एक सहयोगी ने मेरे उपयोग के लिए पहले से ही एक बुक कर लिया है। क्या आप इसकी जांच कर सकते हैं? हम। ओह, समझा। श्रीमती बोलिंगर ने अभी अभी आपके लिए एक सुरक्षित स्वीट पंजीकृत किया है। सचिव ने अपना हाथ घुमाया, जिससे रिसेप्शन डेस्क से एक छोटा हरा प्रक्षेपण उभर आया। कृपया अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंचने के लिए वर्चुअल गाइड का पालन करें। शाम बेहतरीन हो। गेंद धीरे धीरे डेस्क से दूर हॉल के बाहर चली गई। वेस ने हरी गेंद का इत्मीनान से पीछा किया क्योंकि वह मटिए की परिधि में गहराई तक चली गई थी।
मुख्य क्षेत्र बाहरी लोगों के लिए बंद थे, लेकिन परिसर का बाहरी क्षेत्र पहले से ही इतना बड़ा था कि उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 15 मिनट पैदल चलना पड़ता था। वह स्पष्ट रूप से मेक डिजाइनरों को सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता वाले एक वर्ग तक पहुंच गया। उन्होंने कई दिलचस्प संरचनाएं देखीं, जैसे कि एक पुस्तकालय, एक वित्तीय सेवा परामर्शदाता, स्पेयर पार्ट्स से भरा एक कबाड़खाना और बहुत कुछ। दूसरी ओर, जिस संरचना में डिजाइन स्टूडियो थे, वे तुलना में काफी सादा दिखता था। एक और सुरक्षा स्कैन के बाद वे अंतः संलग्न हॉलवे में प्रवेश कर गया और अपने निर्धारित स्टूडियो में प्रवेश कर गया। इलेक्ट्रॉनिक रूप से पृथक कमरा दिखने में काफी संयमित था। एक सीट, एक डेस्क और एक टर्मिनल के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं था। वेस केवल दीवारों और छतों में उच्च निष्ठा वाले प्रोजेक्टरों को ही देख सका, जिससे उसे अपने डिजाइनों को अत्यंत विस्तार से देखने की अनुमति मिली। ये प्रणालियां उनकी अपनी कार्यशाला में सस्ते उपभोक्ता प्रोजेक्टरों से बहुत आगे थीं। उन्होंने टर्मिनल चालू किया और मार्क एंटनी के डिजाइन को उसके अस्थायी भंडारण में स्वाइप कर दिया। पेशेवर प्रोजेक्टर जीवंत हो उठे। कमरे के मध्य में एक भव्य मेक अस्तित्व में आया। प्रक्षेपण के संकल्प और निष्ठा ने वेस को चकित कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने इसे प्रायोगिक तौर पर भी छुआ और अपनी उंगलियों से हल्का प्रतिरोध महसूस किया। इस अनुकरण की डिग्री उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। एमटीए निश्चित रूप से अपने हर काम में असाधारण है। इस छोटे से आश्चर्य को देखकर वेस को अपना मूड ठीक करने में मदद मिली। एक महत्वपूर्ण सीखने के बाद स्पीड दानव को डिजाइन करने से सबक लेते हुए वेस को पता था कि वह जो नहीं कर सकता उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मेक डिजाइन करना प्रेम का परिश्रम था। यदि उन्होंने इसका डिजाइन बनाते समय इसे पसंद नहीं किया होता, तो इसे एक खुशहाल मशीन के रूप में जीवंत नहीं किया जा सकता था। उन्होंने डिजाइन प्रक्रिया को एक बच्चे के पालन पोषण के समान माना। इस मामले में तथाकथित बच्चा सिर्फ एक मेक था, लेकिन यह अभी भी डिजाइनर के मानसिक स्वभाव को विरासत में लेने में कुछ हद तक सक्षम था। यदि वह डिजाइन प्रक्रिया से नफरत करता है और हताशा में लगातार कोसता है, तो उसकी मशीन का भविष्य अच्छा नहीं होगा। ठीक उस बच्चे की तरह जो बड़ा होकर उपद्रवी बन जाता है। ठीक है, काफी समायोजन हो गया, चलो काम पर लगें। वेस पहले सबसे आसान बिंदुओं को संबोधित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने केप से शुरुआत की। संक्षेप में, वेस एक यादृच्छिक कपड़ा चुनकर उसे लाल रंग में रंगकर और उसे मेक के कंधों पर चिपकाकर 1 मिनट में काम पूरा कर सकता है। मात्र केप इतना नाजुक था कि कुछ मिनटों की गहन मेक पायलटिंग से अधिक नहीं चल सका। बहुटन राक्षसी के रूप में मिच अक्सर उच्च शक्ति वाले तनाव के अधीन होते थे। यदि मेक ने कभी कपड़े पर कदम रखा, तो यह इतनी आसानी से फट जाएगा जैसे कोई बच्चा कागज के टुकड़े को आधा कर देता है। यह एक छोटा केप होना चाहिए। इसकी लंबाई में समर्थन जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह मैक के फ्रेम में उलझ न जाए। केप की परत को सख्त और सीधा करके वे कपड़े को किसी भी खतरनाक चीज में फड़फड़ाने से रोक सकता था। हालांकि इससे अलंकरण अपनी कुछ जैविक जीवंतता खो सकता है, वेस ने सोचा कि यह एक सार्थक बलिदान था। मुझे एक उपयुक्त सामग्री की तलाश करनी होगी। टर्मिनल का एमटीए के आंतरिक बाजार से सीधा संबंध था। जैसे ही वेस ने उन कपड़ों की खोज की, उन्हें केवल कुछ दर्जन परिणाम ही मिले। स्वाभाविक रूप से उनमें से किसी का भी मैच के लिए बेवकूफी भरी टोपी बनाने में उपयोग नहीं किया गया था। इसके बजाय उन्होंने कॉकपिट के असबाब को बढ़ाने जैसे अन्य उद्देश्यों की पूर्ति की। उन्होंने सीधे अपने खोज परिणामों से सभी नाजुक सामग्रियों को फिल्टर कर दिया। सूची में अधिक मजबूत सामग्री छोड़ी गई थी, जो सभी कई मायनों में एक दूसरे से भिन्न थी।
वेस ने एक एक करके उत्पादों की समीक्षा की, लेकिन उन्हें बहुत कम उत्पाद मिले जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हों। हालांकि कुछ कपड़ों को कठोर उपयोग का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वे केवल मानव उपयोग के लिए लागू होते थे। सामग्रियों पर लागू बलों को एक तंत्र तक मापें और वे मकड़ी के जाले की तरह आसानी से अलग हो जाएंगे। यह एक निरर्थक खोज है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये उन्नत कपड़े कितने मजबूत हैं, उन्हें कभी भी यांत्रिक तनाव से निपटने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। उपयुक्त सामग्री की उनकी खोज के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। केप के पारंपरिक अर्थ में फंसने के बजाय उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या विंसेंट को इस बात की भी परवाह थी कि उसका केप असली कपड़े से बना है या नहीं। उसके जैसा तकनीकी रूप से अशिक्षित व्यक्ति भी अंतर बताने में सक्षम नहीं होगा। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अलग तरह की सामग्री की खोज की। इसे कुछ हद तक कपड़े की शीट के पतलेपन और लचीलेपन जैसा होना चाहिए था, लेकिन यह कहीं अधिक लचीला होना चाहिए। टर्मिनल द्वारा जारी की गई सूची कहीं अधिक व्यापक थी। लचीले कवच की पतली शीट से लेकर नाजुक ब्लिंग के लिए प्रबलित पैडिंग तक, वेस ने चयन को बहुत अधिक व्यापक पाया। उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने परिणामों को परिष्कृत किया और अस्वीकार्य विकल्पों को सुलझाया। लचीले कवच जैसी मोटी सामग्री हवा चलने पर बिल्कुल भी नहीं फड़फड़ाती थी। दूसरी ओर सबसे पतली सामग्री कुछ क्षति का सामना कर सकती है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। वेस को चरम सीमाओं को कम करने और सही विशेषताओं वाले उत्पादों के एक छोटे से चयन के साथ समाप्त होने में थोड़ा समय लगा। स्वयं चुनाव करने के बजाय मैं इसे विंसेंट को भेज सकता हूं और उसे खरीद का ध्यान रखने को कह सकता हूं। आखिरकार उनकी स्क्रीन पर छोड़े गए सभी उत्पादों में कई समानताएं थीं। उनकी कठोरता विशेष सिंथेटिक्स और पतले धागों वाली धातुओं की चतुराई से की गई बुनाई से उत्पन्न हुई थी। एक सख्त मैट्रिक्स समर्थन ने कपड़े को बहुत आसानी से फटने से बचाया, हालांकि उन्होंने सामग्री की तरलता में कटौती की। फिर भी वे लगभग सभी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते थे, इसलिए वे इसको उम्मीद थी कि विंसेंट उन्हें स्वीकार्य पाएंगे। उन्होंने विंसेंट के लिए एक संक्षिप्त संदेश लिखा और उनके देखने के लिए सामग्री में लिंक जोड़ दिए। उस मेल को भेजने के बाद वे अपने अगले कार्य में लग गया। उसके चेहरे पर पहले से ही निराशापूर्ण भाव आ गए। किसी तरह उसे अपनी मशीन को लाइट शो में बदलना पड़ा।